नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आप सभी का स्वागत है। संस्कृति केवल पेंटिंग और गीत गायन तक संकुचित चीज नहीं है। संकुच संस्कृति उससे बहुत बड़ी चीज है और संस्कृति में सरोकार का संबंध होता है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कल्चर मैटर्स विद कैलाश में, आज हम लोग दहेज मुक्त मिथिला के 2 लोग हैं, पति-पत्नी हैं। पहले तो पति ने इसकी शुरुआत की, बाद में पत्नी भी जुड़ गई। तो ये हैं श्रीमती वंदना चौधरी और श्रीमान प्रवीण नारायण चौधरी। ये दोनों नेपाल से हैं, नेपाल की मिथिला से हैं और भारत से भी इनका संबंध है। और ये भाषा के संरक्षक हैं, संस्कृति के संरक्षक हैं, उनके अनेक चीज़ों पे काम करते रहते हैं, सदैव काम करते रहते हैं। और वंदना चौधरी में मैंने एक क्रांति देखा है। 1 साल में वो अपने आप को एक विचित्र पर्सनैलिटी के रूप में विकसित की है। वो सारी महिलाओं से जुड़ी है, उनके साथ उनका तारतम्य स्थापित की है और सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। तो आज कल्चर मैटर्स विद कैलाश में हम देखेंगे कि बिहार में, खासकर हमारे मिथिलांचल में, दहेज प्रथा नाम की जो एक कुप्रथा है कि अगर आपको अच्छे लड़के चाहिए तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, उनको सामान देने पड़ेंगे, जानवरों की तरह मोल-भाव करना पड़ेगा। तो ये जो हम लड़की की समानता की बात करते हैं, उस समानता में असमानता जो है, संस्कृतियाँ अच्छी चीज़ है, लेकिन संस्कृतियों में जभी-जभी रूढ़ हुआ है, हमारे लोग आगे आए हैं, उस रूढ़ को खत्म किया है। उस रूढ़ को खत्म किया है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को कानून बनाकर खत्म किया और वैसा ही एक रूढ़ जो है वो दहेज प्रथा है। जब लड़के-लड़की में कोई अंतर नहीं, दोनों समान हैं, सहचर हैं, एक साथ चल रहे हैं, जीवन के सभी क्षेत्र में लड़कियाँ लड़कों से कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रही है, युद्ध कौशल दिखा रही है, विज्ञान तकनीकी में आ रही है, कला संवेदनाओं में आ रही है, चिकित्सक बन रही है, पायलट बन रही है, फिर ये ऐसा क्यों? तो इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमती वंदना चौधरी और श्रीमान प्रवीण नारायण चौधरी से। सबसे पहले हम उनसे ये कहेंगे, मैं एक बात और बता दूं कि वंदना चौधरी और प्रवीण नारायण चौधरी ये घनघोर मैथिलीवादी हैं और मैं भी मिथिला क्षेत्र से हूं तो मैं भी मैथिलीवादी हूं। ये आपस में मैथिली में ही बोलते हैं, लोगों से मैथिली में ही बोलते हैं, लिखते मैथिली में हैं। लेकिन चूँकि ये जो हमारा फ़ोक ब्रेन है, वह समस्त भारत के साथ हम काम करते हैं, विदेशों में भी हमारे मित्र हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमने 2 ही रखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी। इसलिए हम इनसे जो वार्तालाप करेंगे, वो हिंदी में करेंगे। हो सकता है कुछ शब्द, कुछ वाक्य अंग्रेजी के आ जाएँ, तो जो हिंदी मैथिली भाषी लोग हैं, उनसे क्षमा माँगते हुए कि यह समस्या एक वैश्विक समस्या के समान है। मिथिला के लोग पूरे विश्व में हैं और जो हमारी कमी, अगर हमारी अच्छाई को लोग जानते हैं, तो हमारी कमी को भी लोग जानें और यह कि हम उस कमी को निराकरण किस तरह से करना चाह रहे हैं, हम लोग कितने एक्टिव हैं, उस एक्टिविज़्म में कितने सफल हैं, कितने असफल हैं और अगर असफल हैं, तो क्यों हैं? इसको ऑन कर दो। क्यों हैं और उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम उनसे बात करेंगे, इन दोनों प्रवीण नारायण चौधरी और श्रीमती वंदना चौधरी से। दोनों का फोक ब्रेन परिवार में हार्दिक अभिनंदन। जी प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रवीण नारायण चौधरी, दहेज मुक्त मिथिला का संस्थापक सदस्य, संस्थापक अध्यक्ष और फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के रूप में इस अभियान को सामाजिक संजाल फेसबुक समूह से लेकर के हमसे जहां तक बन पड़ता है धरातलीय अभियान भी संचालित करते हैं। और मेरे साथ में मेरी श्रीमती, धर्मपत्नी, जैसे नाम है धर्मपत्नी वैसे ही धर्म का निर्वाह करती हैं, वंदना चौधरी जी। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वंदना चौधरी और मैं अभी दहेज मुक्त मिथिला की संयोजिका हूँ, एडमिन हूँ और छोटी मोटी समाज सेविका भी हूँ और अपने क्षेत्र में जहाँ तक हो सके
मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम करने का प्रयत्न करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय कैलाश भाई जी से निवेदन करूंगा कि जरा अपना लिंक हम लोगों को शेयर कर दें, ये कहाँ पे लाइव किया जा रहा है, तो हम लोग भी इसको क्या है कि पूर्ण रूप से हर जगह पे, थोड़ा ऑफ करिए आपका सामान, तो आपका जो जहां भी आप लाइव कर रहे हैं तो वो चीज हम लोग भी शेयर कर दें जरा हमारे समूह पे, सामाजिक संजाल में जुड़े हमारे साथ हजारों लोग, वो लोग भी इस चीज को देख पाए, सुन पाए, हमने उनको जानकारी करा रखा है। तो जरा रिक्वेस्ट है कि अपना इसका लिंक जरा हम लोग को भेज दें, तो हम लोग भी इसे शेयर करें। और फोक ब्रेन पे आकर के आज हम लोग काफी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि डॉक्टर के मिश्रा यानी कैलाश भाई जी, जिनको हम लोग भाई जी भी कहते हैं, इन्होंने अभी लॉकडाउन की अवधि में विशेष रूप से, हालांकि ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इनका हमेशा काफी एक्टिव योगदान रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के संस्कृति और परंपराओं के ऊपर इनका काफी शोध है, काफी सारे स्रोत व्यक्तियों से परिचित हैं भाई साहब, और उन लोगों को सामने ला करके हम लोगों को काफी कुछ सीखने का, समझने का, एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका देते रहते हैं। तो ये चीज हम लोग काफी आह्लादित हैं आज भाई साहब का संगत पा करके और फोक ब्रेन पे हम लोगों के साथ में जुड़ करके। जी भाई साहब, थोड़ा कर दिया डिड इट। अब मैं कहूंगा प्रवीण जी कि आप लोग जो दहेज मुक्त मिथिला चला रहे हैं, जी भेज दिया मैंने, आप भेज दिया, आपके फेसबुक के लिंक में भेज दिया, व्हाट्सएप में भी भेज दूं? जी व्हाट्सएप में भी भेज देता, तो आप लोग जरा इनको व्हाट्सएप में भेज दो सर। हाँ, व्हाट्सएप में भेजिए, जिससे उसे कॉपी करके हर जगह पे डाल दो। जी हाँ, भेज रहा है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए, अपनी जो आपकी जो दहेज मुक्त मिथिला जो है, इसकी यात्रा के बारे में व्हाट्सएप में भेज दिया, व्हाट्सएप में भी भेज दिया। तो दहेज मुक्त मिथिला की यात्रा के बारे में आप संक्षिप्त में बताइए, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ शाश्वत, कुछ लोकल, इस तरह की बातें हम करेंगे। और हम ये जो जैसे प्याज का छिलका निकालते हैं ना, हम उसको बोलते हैं ओनियन पिलिंग, तो हमारा कुछ इसी तरह का होगा। और हम समझते हैं कि तरीका ये होगा कि हम इसमें से कुछ खोज तत्व को निकाल के लाएं। जी बिल्कुल जी। और अगर आप लोग दोनों आदमी मोबाइल रखे हुए हैं तो एक आदमी अपना मोबाइल ऑफ कर लीजिए या जी साइलेंट में कर लीजिए। जी जी जी, आप बताएं। साइलेंट में है, साइलेंट में मोबाइल। जी, आपने मेरे से प्रश्न पूछा दहेज मुक्त मिथिला की यात्रा के संबंध में। ये अभियान तब से शुरू हुआ जब से हमारे मिथिला के लोगों में फेसबुक जैसा सामाजिक संजाल का उपयोग करने में एक ललक देखा हमने। हम बहुत दिनों से, लगभग 98-99 से इंटरनेट क्रांति से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, और बहुत जमाने से सामाजिक संजाल के माध्यम से लोगों के साथ कनेक्ट करना मेरा एक हॉबी रहा है। और इसी दरमियान मैं ऑर्कुट पर भी अपने मैथिल बंधुओं को खोजा करता था। ऑर्कुट के बाद जब हम 2009 में फेसबुक ज्वाइन किए, उसके बाद फेसबुक केवल फेस दिखाने की बात दिखती रही मुझे, मैं बहुत ज्यादा रुचि नहीं लिया। मेरा लिखने में, पढ़ने में और लोगों के साथ में कोई ना कोई अभियान को लेकर के आपस में संबंध जुड़ने में, इसमें मेरा रुचि है। पहले मैं आध्यात्मिक विषयों पे काम किया करता था। ऑर्कुट के जमाने में मेरा एक स्थापित किया हुआ धर्म मार्ग नाम से समूह होता था, जिसपे हम स्पिरिचुअल टॉक्स को प्रमोट करते थे और दुनिया भर के कई सारे धर्म के बारे में, संप्रदायों के बारे में, पंथों के बारे में, मतों के बारे में, स्पिरिचुअल थॉट्स के ऊपर हम लोग जो है आपस में वार्ता किया करते थे।
तो वार्ता में मुझे काफी रुचि रहती है और हमेशा हम चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग, ग्लोबल ह्यूमन बीइंग, हम लोग एक होएं, आदमीयता, मानवता की धर्म को सर्वोपरि समझें, परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को सहयोग करें, सहयोग की भावनाओं को बढ़ाएं। तो ये सब मेरा पर्सनल रुचि रहा है। इसी में जब मैं फेसबुक ज्वाइन किया और 2009-10 2 साल मैंने देखा कि लोग केवल फेसबुक यानी कि फेस चमकाने का माध्यम इतना ही समझता रहा, मैं दूर रहा इससे। लेकिन बाद में मुझे दिखा कि फेस के साथ में कुछ विषय भी जुड़ सकता है, सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं और सब्जेक्ट से जोड़ करके हमारे मिथिला वासियों में कुछ ना कुछ क्रांति का काम भी किया जा सकता है। इसी दरमियान कुछ युवक जो वॉइस ऑफ मिथिला चलाते थे, वॉइस ऑफ मिथिला दिल्ली में, यूथ ऑफ मिथिला, वॉइस ऑफ मिथिला नाम की कुछ संस्थाएं थी, उसके कुछ युवक थे दिल्ली बेस्ड, मुंबई बेस्ड। वो लोग जो है दहेज मुक्त मिथिला नाम कंसेप्ट लेकर के आए थे और उनके साथ मैं भी एक शुरुआती दौर में ही जुड़ा और मुझे उन्हें नेतृत्व देने का अवसर मिला, क्योंकि मैं उन लोगों के ऊपर केवल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं रह करके इसे रियल प्लेटफॉर्म, रियल ग्राउंड पर भी ले जाना पड़ेगा, इस चीज का पक्षधर था। और उन युवाओं को मोटिवेट करने का काम एक सीनियर ब्रदर होने के नाते, उन लोगों के उम्र से थोड़ा ज्यादा उम्र और अनुभव होने के नाते, प्लस सोशल मीडिया को कैसे उपयोग किया जाए इस चीज के विषय में भी कुछ विशेषज्ञता होने के नाते मैंने उन्हें नेतृत्व देना शुरू किया। और इस प्रकार से दहेज मुक्त मिथिला 2011 3 मार्च से स्थापित संस्था चल दी और चलने के बाद हम लोगों ने 2011 से लेकर 2020 के इस 9 वर्ष में काफी कुछ किया है, जो आगे चल करके आपसे फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अभी इतना ही कहूंगा कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म से रियल ग्राउंड के ऊपर में जो जितना हमसे बन पड़ा, हम लोगों से बन पड़ा, स्वयं सेवा की भावना से, ब्रांड स्पॉन्सरशिप से, जिस तरीके से हुआ, मैराथन दौड़ करके हुआ, जैसे हुआ, युवाओं में दहेज प्रथा के विरुद्ध एक प्रकार से जन जागरण करने का ये अभियान है। और दहेज, मांग रूपी दहेज, यानी विवाह से पहले जो शर्त रखा जाता है कि इतना नहीं इतना आप रुपया दें, इतना ना इतना सामान दें, ऐसे ना ऐसे बारातों को खिलाएं, ऐसा ना ऐसा साज सज्जा करें, यहां ना यहां इस रिसोर्ट ना इस होटल में बारातों को ठहराएं, इस प्रकार से जो बांध दिया जाता है और यह एलिट से निकल करके मास में भी प्रवेश कर जाता है, यानी कि विवाह करने के लिए दहेज एक अनिवार्य चीज हो जाता है। उस अनिवार्यता को समाप्त करना यही हम लोग की अभियान है। और उस अनिवार्यता के समाप्ति से पहले हम लोगों का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि विवाह कभी भी गलत बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। विवाह पवित्र संबंध है, पवित्रता के साथ करना चाहिए। इसमें दहेज कहां से लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, मांग क्यों किया जा रहा है, किसी भी परिवार को कर्जा में क्यों धकेला जा रहा है, आप किस प्रकार की शादी कर रहे हैं, ऐसे शादियों से कैसा संतान आएगा इस पृथ्वी पे, वो संतान क्या कर पाएगा मिथिला का कल्याण, जिस मिथिला में विद्यापति जैसे अनेक महान विद्वान हुए, गार्गी मैत्रेयी जैसी कितनी सारी विदुषी हुई, जहां पे मंडन वाचस्पति जैसे बड़े बड़े विचारक हुए, दृष्टा हुए। आज उस मिथिला में लोग कहां हैं, क्यों नहीं आते हैं वाचस्पति, क्यों नहीं आते हैं विद्यापति? तो जरूर हम लोग कहीं ना कहीं अपने यहाँ की वैवाहिक सिद्ध परंपरा को अशुद्ध कर दिया है, गंदा कर दिया है और पवित्र कर दिया है ये दहेज प्रथा के कारण। और इसका दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं कि हमारे बच्चे उस तरीके के नहीं आ रहे हैं जिस तरीके के पहले हुआ करते थे।
जैसे कि हम 6 शास्त्र में 4 शास्त्र का उद्भेदन किया, मिथिला संस्कृति को विश्व भर में एक अलग पहचान दिया। लेकिन आज हम लोग जो है विपन्न अवस्था में है। आज ना तो हमारी भूगोल है, ना ही हमारी कोई संवैधानिक मान्यता है, कहीं कुछ नहीं है। जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, आभासी प्लेटफॉर्म में जय जय करते रहते हैं, उसी तरह से हम लोग अभी भी जनक जानकी इन लोगों को लेकर के जय मिथिला करते रहते हैं। बस इतना ही है। तो दहेज मुक्त मिथिला का परिकल्पना हम लोग अपने समाज को पवित्र करने के लिए एक अभियान लाए हैं, और साथ में जो हमारी धरोहर है, जो को कंजर्व करना आवश्यक, उन्हें बचाना जरूरत है। तो हमारी मुहिम में हम लोगों ने 2 बात ठान लिया था। एक कि हमारे यहां से मांग रूपी दहेज को समाप्त किया जाए, युवा युवतियों में जन जागरण किया जाए, और दूसरा कि हम स्वयं सेवा से, अपने पूंजी से, अपने जेब के पैसे से, ना कि सरकारी पैसे से, अनुदान से, किसी से मांग कर नहीं, बल्कि टेक्टिकली, बुद्धि से हम लोग अपने गांव की रक्षा खुद करें। हम लोग अपने मिथिला के मूल्यवान धरोहरों का रक्षक बने। यही हमारी शुरुआती अभियान था, जो आज 9 वर्ष तक चलते आ रहा है। जी, बहुत अच्छा। आपने तो मुझे तुलसीदास याद दिला दिया और दिनकर भी याद दिला दिया। तुलसीदास कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। और दिनकर कहते हैं, पैरों के आगे मलिन हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, पैरों के आगे मलिन हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, रे पूछ कहाँ उसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। तो हमारी मिथिला की जो लड़कियां हैं, ये दहेज प्रथा ला करके हमने उनको भिखारिणी बना दिया है, और इतना खराब कर दिया है कि मैं मैथिली लोकगीतों पे काम कर रहा था, तो मुझे एक लोकगीत मिला। वंदना जी सुनिएगा। उस गीत में माँ कहती है कि अरे बेटी, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। मन तो करता है कि अगर मुझे मालूम होता कि लड़के खोजने में इतनी दिक्कत होगी तुम्हारे जैसा, तो तुम्हारे जन्म लेते ही मैं तुमको पिसता हूँ मरीच 50 गोल, 50 गोल मिर्च पीस के तुमको पिला देती, और मरीचक झांस सौ बेटी मेरी जैते। दिया जो है उस मरीज के झांस से, उसके ताव से, उसकी अग्नि से, ज्वाला से, उसके गंध से मर जाती, और ये दिक्कत नहीं होता। हम शायद, हमें लगता है कि हमने जो इस तरह का सिस्टम कर दिया है, उसके कारण ये होगा। उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन वंदना जी, आप हमें बताइए कि आप जी, साल भर से प्रवीण नारायण जी के साथ हैं, और आप बहुत तेजी से आई हैं। आप महिलाओं को जगाते रहती हैं, उसके साथ संस्कृति के और भी उपमान लाती हैं, कभी कविता, कभी कुछ कहती हैं करने के लिए, कभी कुछ आप उनको उद्बोधित करते रहती हैं। तो आपको कैसे लगा कि आपको अपने पति के साथ आना चाहिए, या इन्होंने फोर्सफुली कहा कि नहीं आ जाओ, कुछ नहीं, तुम्हारे पास करना ही पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा, कुछ ऐसा हुआ कि कैसे आई आप? हमें बताइए अपनी यात्रा के बारे में। हाँ, एक बार क्वेश्चन, अरे आप कैसे आई, इसमें वो पूछ रहे हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज फोक ब्रेन में लाइव आई हूँ, और आपने मुझे इस योग्य समझा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और जितने भी दर्शक अभी लाइव में हमसे जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे लाइव से जुड़ने के लिए। और दहेज मुक्त मिथिला एक, जैसे कि मुझे उसकी उतनी जानकारी थी नहीं, सच बताऊं तो। पहले मैं और सब जो आजकल की जो ग्रुप्स हैं, मतलब कि महिलाओं से संबंधित, उनसे जुड़ी हुई थी, और दहेज मुक्त मिथिला के बारे में ना ही इन्होंने कभी मुझे बताया इतनी बारीकी से। मैं जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड थी, लेकिन करीब 1.5 साल 2 साल पहले उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस समूह से जुड़ो, इस पेज से जुड़ो, और कुछ करो महिलाओं के लिए और समाज के लिए। करीब 2 साल से मैं समाज के लिए भी कुछ कुछ स्थानीय स्तर पर करती रहती थी। तो मेरा इसमें रुचि बहुत अच्छे से जागा, और मैं इसमें
इन्वॉल्व हुई। और उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले मैंने महिलाओं को इसमें जोड़ना शुरू किया, और महिलाएं भी मैंने देखा कि उनके अंदर एक मतलब ललक है कि हम भी आगे आए और इस दहेज रूपी दानव को समाज से उखाड़ के फेंके। लेकिन उनका कोई हाथ पकड़ के, जैसे कि सबके अंदर एक मन में है, लेकिन कोई हाथ पकड़ के आगे लाने वाला था नहीं। तो जब मैं इस संस्था से जुड़ी, इस समूह से जुड़ी, तो सबसे पहले मैंने अपनी महिला साथियों को उनका हाथ पकड़ के और इस समूह से जोड़ा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब वो लोग मुझसे जुड़ी और बहुत जैसे कि एक क्रांति की तरह जुड़ी वो लोग मुझसे। और उनके अंदर में जो थी दहेज को हटाने की एक लालसा थी, एक चाहत थी, वो सबका मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और अब तो हम लोग काफी इस सफर में आगे आ चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं, करीबन आधे से ज्यादा हमारे समूह में 28-29,000 के लगभग में सदस्य हैं। तो उसमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं और पुरुष हैं। लेकिन पुरुष जो है वो उनकी उपस्थिति ना के बराबर ही रहती है, क्योंकि सक्रियता महिलाओं की बहुत ज्यादा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेखन संबंधी हो, हर क्षेत्र में, गायन संबंधी हो, या मिथिला पेंटिंग से संबंधित हो, या फिर कहानी, कविता, मैं उनको कुछ ही देती हूँ टॉपिक, तो उस पे सबसे ज्यादा वो लोग जो है रुचि लेती हैं। पुरुष से भी ज्यादा महिलाएं रुचि लेती हैं। और दहेज प्रथा को हटाने में मुझे लगता है महिलाओं का योगदान सबसे आवश्यक भी है, और उनको आगे आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम महिलाएं ही घर से इसको हटाने का प्रयत्न नहीं करेंगी, तब तक दहेज मुक्त मिथिला नहीं हो सकता है पूर्णतया रूप से। तो मैं उन महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि वो इस संस्था से, इस समूह से जुड़ी है, और बहुत आगे जो है हम लोग और जाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं अगर हमारे साथ रहेंगी तो। धन्यवाद। प्रवीण जी, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चालू किया शिक्षा के लिए, ईच वन टीच वन, हर एक आदमी एक को पढ़ा दे। और हमारे गुरुजी कहते थे कि देखो कैलाश, कोई काम छोटा लो, छोटा काम लो, और छोटा काम में ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़ लो। तो छोटे काम को गुना करो, ज्यादा से ज्यादा आदमी ला, ज्यादा से ज्यादा आदमी के पास जोड़ लो जी, और उसका जो रिजल्ट होगा बहुत बड़ा होगा। तो कहने का मतलब, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा चलाया कि हम जो भी हमारे साथ ज्वाइन करें, उनको कहो कि आप तो अपने बेटे में दहेज नहीं लेंगे, और एक बंदे को आप ये भी कहेंगे कि आप भी दहेज मत लो। तो कुछ इस तरह का आपने कुछ, जो हम गांधी का तलिस्मा बोलते हैं, आपने ऐसा शुरू किया क्या? नहीं, हमारे तरफ से हम लोग एक निश्चित पैरामीटर तय किए। पैरामीटर क्या था कि आप संकल्प, मांग रूपी दहेज ना दूंगा, मांग रूपी दहेज ना तो अपने बच्चों की शादियों में लूंगा दूंगा, और मांग रूपी दहेज लेन देन करने वाले के यहाँ शादी में भी शरीक नहीं होऊंगा। इस पैरामीटर में स्वेच्छाचारिता धर्म को हम लोगों ने प्रवेश कराया, और कभी ये नहीं सोचा कि कैलाश भाई जी हमारी बात को एग्री करें। कैलाश भाई जी की मर्जी पे छोड़ दिया। कैलाश भाई जी चाहें तो एग्री करें, नहीं चाहें तो स्वतंत्र अपनी तरफ से अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जिन्हें ये सिद्धांत मंजूर है वो दहेज मुक्त व्यक्ति कहलाएंगे, वो दहेज मुक्त परिवार कहलाएगा, और उनको ही यहाँ पे जुड़ना चाहिए। ना कि जिनके मन में ये संकल्प की भावना ना हो, जो आगे पीछे मुड़ते रहते हैं, उद्वेलित होते रहते हैं अपनी विचारों के कारण, अपनी संकल्पों के कारण, उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारे दहेज मुक्त मिथिला के सदस्य भी नहीं है। उनकी शुद्धता, पवित्रता, आस्था मेरे लिए, हमारे लिए, दहेज मुक्त मिथिला के लिए बिल्कुल अमान्य है।
तो ये परिकल्पना के आधार पर भाई जी हम लोगों ने लोगों को जानकारी कराया कि स्वेच्छाचारिता का धर्म पालन करते हो, स्वेच्छा से व्यवहार के खर्च को जुटाएं। आप दोनों कन्या पक्ष और वर पक्ष, बेटी वाले और बेटा वाले, विवाह योग्य कन्या और विवाह योग्य वर का जब हम लोग शादी तय कर देते हैं तो शुद्धता लाइए, पवित्रता लाइए विचारधारा में। मांग क्यों करते हैं? आपका व्यवहार मिलाने में, यानी अब व्यवहार मिलाने में कोई कहेगा कि अरे हमारा भाई जी के 17 भर सोना देने रहे, कहाँ व्यवहार मिला, हमारा 18 भर दिया। तो दिस टाइप ऑफ व्यवहार मिलाने वाली बात बनाने वाले, घुमा घुमा करके ऐसे नाक छूने वाले, ऐसे नहीं छू के ऐसे छूने वाले, ये भी हमारे बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों ने नेटवर्क जरूर किया, जैसा आपने कहा। पहले प्रवीण जुड़ा, पंकज जी जुड़ा, जीतू जी जुड़ा, कुणाल जी जुड़ा, मदन भाई जुड़ा। मान लीजिए हम लोग 100-150 आदमी पहले जुड़े। 100-150 ने एक एक टारगेट लिया कि भाई आप कम से कम 10 आदमी से बात करें, अपने परिचित 10 आदमी के आदर्श को जांचें, परखें, और तब यदि आपको लगे और आप उनसे बात करें, आपको लगे कि वो भी इस संकल्प में आपके साथ हैं, तब उनको यहाँ पे लाएं और धीरे 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 इस समाज को आप बढ़ाते चले जाएं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि 5 करोड़ मिथिलावासी को हम एक साथ कंठ मोक करके बोले कि तुम दहेज मुक्त मिथिला, दहेज मुक्त मिथिला। बिल्कुल नहीं। पवित्र लोग 100 में 2-3 ही होंगे। अपवित्रता मानव के लिए खतरा है। आज जो कोरोना वायरस है वो भी अपवित्रता का कारण ही है। तो दहेज मुक्त मिथिला का कंसेप्ट ये नहीं है कि जबरदस्ती हम किसी को बोले कि भाई तू गंगा स्नान कर लो, तुम अपने को जो है सेंट छीट लो, सफा हो जाओ। ये हम जबरदस्ती किसी से नहीं करवाते हैं। जिनके बुद्धि में, जिनके मस्तिष्क में, सामर्थ्य में, शक्ति में दहेज मुक्त बनने की औकात है, वही तो दहेज मुक्त मिथिला बनेंगे, बाकी नहीं बन सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो नेटवर्किंग जरूर किया, लेकिन उसके पहले सिद्धांत का एक मापदंड जोड़ दिया। जो सिद्धांत के ऊपर नहीं है वो दहेज मुक्त मिथिला बिल्कुल नहीं है। अब एक बात बताइए हमें कि ये जो दहेज मुक्त मिथिला है, ये क्या है? दहेज मुक्त ब्राह्मण मिथिला है या दहेज मुक्त सर्वहारा मिथिला वर्ग है? सर्वहारा में अभी यूज करने का, सामाजिक संजाल के उपयोग करने का, शिक्षा की पूर्ण महत्ता को समझने का, ये सब चीज उनमें अभी बैकवर्डनेस के चलते उतना अधिक नहीं है। लेकिन दहेज मुक्त मिथिला कभी भी किसी की धर्म देखकर, किसी की जात देखकर ये नहीं, मिथिला केवल मिथिला, जनक जानकी की मिथिला। तुम उस मिट्टी से हो, तुम उस पानी से हो, तुम उस हवा से हो, तुम उस वातावरण से हो जहां पे जनक जानकी हुए। यदि तुम्हारे दिमाग में ऐसी भावना है, यानी कि तुम मिथिला के हो, तो ठीक है, और नहीं तुम बिहारी हो तो भाई प्रणाम, तुम कुछ और हो, मिथिला नहीं हो तो प्रणाम, हम तुमसे नहीं जुड़ पाएंगे। हम मिथिला के लिए ही हैं केवल। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी अपनी जो पुरानी देन है, योगदान है, चाहे वो वेद में हो, वेदांत में हो, जीवनचर्या में हो, पांडित्य में हो, दर्शन में हो, जिस किसी विधा में हो। आप तो खुद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, हमारे मिथिला के एक विद्वान में आपकी गिनती होती है। आपको ये सब चीज बेहतरीन पता है कि हम लोग जो है जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं करना चाहते हैं। जिसकी स्वेच्छा बने वही हमारे साथ जुड़े। उसमें सर्वहारा भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं दावा के साथ नहीं कह सकता हूं कि सर्वहारा की संख्या बहुत अधिक है। नहीं, अभी मंच के ऊपर में, फोरम के ऊपर में उन्हें और अधिक एजुकेटेड करके लाने की जरूरत है। ये चैलेंजेस हम लोग निरंतर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना चाहिए। हाँ, मैराथन दौड़ करते हैं, जब मैराथन दौड़ करते हैं हम लोग, जब हम लोग बिरौल से दरभंगा की 60 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं
और चौक चौक पे खड़ा होकर के हमारे धावक लोग दहेज भगाओ बेटी बचाओ, दहेज भगाओ बेटी बचाओ जब नारा लगाते रहते हैं, उस टाइम पे सर्वहारा ही हमें सबसे अधिक सुनते हैं, सबसे अधिक उन्हीं के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। इसलिए दहेज मुक्त मिथिला में आपने जिस भावना से प्रश्न किया उस हिसाब से सर्वहारा ही सर्वाधिक हैं भाई साहब। ठीक, बहुत आपने बहुत ईमानदारी से इस प्रश्न का जवाब दिया है, इसलिए आपको बधाई। एक बात और जो मेरे समझ में आता है वंदना जी, वो आता है, आप सुनिए। हम अभी इन्होंने वाचस्पति का नाम लिया। वाचस्पति की पत्नी का नाम था भामती। वाचस्पति ने लगभग 33 वर्ष की अवस्था में शादी की, 18 साल तक किताब लिखते रहे, और जब किताब लिख लिया तो बच्चा तो संभव था नहीं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो आपके बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा वो तो संभव नहीं है, मैं आपके नाम को अमर कर दूंगा पुस्तक में देकर के। लेकिन वाचस्पति ने एक काम और किया जिसके बारे में हम नहीं चर्चा करते। वाचस्पति अपनी पत्नी को लेकर सब जगह जाने लगे, और उनको कोई पूछता था आपका परिचय, तो वाचस्पति बोलते थे मैं हूं भामती पति वाचस्पति। ये दुनिया में पहला उदाहरण है कि कोई पति अपना परिचय अपने पत्नी के नाम से देता है। मैं हूं भामती पति वाचस्पति। प्रवीण नारायण चौधरी, ये क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या आज से आप कहेंगे कि मैं हूं वंदना पति प्रवीण नारायण चौधरी? किससे है ये क्वेश्चन? आपसे। क्या आप कहोगे कि मैं वंदना से हूं बात करते करते क्वेश्चन मेरे तरफ फेंक दिया? नहीं, मैं उनसे फिर जवाब लूंगा। मैंने ये प्रश्न किया आपसे, आपने वाचस्पति का नाम लिया, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या आप कहेंगे कि मैं हूं वंदना पति प्रवीण नारायण चौधरी? क्योंकि मैंने लड़कियों को देखा है, मैंने महिलाओं को देखा है, कैलाश पूनम मिश्रा, फल हर एक पति का नाम होता है। मैंने एक भी पति को नहीं देखा कि पति के साथ पत्नी का, पत्नी के साथ अपना नाम जोड़े। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और आप इसका, जैसे आपने पहले प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दिया, इसका भी जरा ईमानदारी से उत्तर दे दीजिए। नहीं, मैं आपको जो उत्तर दूंगा मैंने अभी भी ये मिथिला की परंपरा, ये मिथिला की परंपरा है। यहाँ पे सविता दीदी सब जुड़ी हुई हैं, और सविता सोनी जी, हमने उनका कुछ कमेंट भी पढ़ा है, और सुकन्या जी और काफी लोग यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और भी कई सारे लोग जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम कहीं पे ना कहीं पे मिले भी होंगे दिल्ली में। उन लोगों को भी हम देख रहे हैं कि आपके लाइव, इस फेसबुक लाइव में आज जुड़ी हुई हैं, हम लोगों का विचार सुन रही हैं। और मैं आपको वंदना पति प्रवीण हूं या नहीं हूं, इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं कि वंदना मेरी अर्धांगिनी है। वो मतलब हमारी धर्म की पूर्णता में आधी हिस्सेदार है, आधी मैं हूं। तो वंदना पति प्रवीण नारायण चौधरी कह दे या प्रवीण पत्नी वंदना चौधरी कह दे, बात दोनों मिलाकर के ही पूरा होता। और मैंने एक जगह पे दिल्ली में ही मलंगिया महोत्सव में कुछ बहनों के साथ में बैठा हुआ था, पूजाश्री थी और भी कई सारे बहनें थी वहां पे। तो मैंने कहा बताओ, यहाँ पे स्त्री विमर्श हो रहा है। एक सेकंड रुकिए। हमारे पास एक दर्शक हैं आनंद वरुण, वो लिखते हैं यह एक अभियान हो सकता है, मैं हूं प्रज्ञापति आनंद। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था, जो आपने भी बहुत बढ़िया, मेरा कहने का मतलब ये था, ये चीज आपको बधाई। हमारी बहनें ही क्यों ऐसा है कि अपने, मैं किन्हीं का विरोध नहीं कर रहा हूं, वो अपने पति का नाम लिखे, पवन वाणी झा, पहले ऐसे चौधरी मैं देखता हूं लिखते हुए पति का नाम पहले, फिर बाद में अपना नाम लिखती है। तो हमें लगता है कि ये एकल क्यों हो रहा है, ये कभी कभी पुरुष भी। और यह परंपरा जिस नहीं, ये परंपरा हमारी मिथिला की परंपरा है भाई, वाचस्पति की परंपरा है, वाचस्पति की परंपरा है। आप जो है भामती पढ़िए,
उषा किरण खान की, शायद वो भी देख रही होंगी, उषा किरण खान की जो रचना है भामती, उसमें उन्होंने लिखा है, मैं कहीं से आपको ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, उषा किरण खान ने भामती पोथी में इस बात को लिखा है कि जहां जहां वाचस्पति जाते थे वो लिखते थे, मैं हूं भामती पति वाचस्पति। तो हमारी मिथिला की यह भी परंपरा रही है, तो हमें महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। अब एक बात बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर अब ये क्वेश्चन जा रहा है वंदना जी के पास, वंदना जी क्वेश्चन जा रहा है वंदना जी। भाई जी हाँ, हाँ। मैं बस एक लाइन खाली जोड़ता हूँ, सीतापति राम गौरी वर शंकर, ये भी हम लोग तो मिथिलावासी ही उनके बारे में फोकलोर्स में, बोलो ना वंदना पति प्रवीण भी बोल दो, राधा पति कृष्णा, तो मैं वंदना पति प्रवीण बोल तो दिया, कितने बार बोल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी। वंदना, हाँ, वंदना क्या प्रश्न पूछ रहे थे? वंदना, अगर प्रवीण ऐसा लिखे कि वंदना पति प्रवीण, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा और लगना भी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि ये एक ट्रेंड हो, जैसे कि सीता और राम, कभी सीता जी का नाम शुरू से ही आदि काल से किया जाता रहा है। पहले मतलब हम लोग जो है महिलाओं को प्राथमिकता हमारे शास्त्रों में भी दी गई है और कहा भी गया है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवता। तो अगर ये लेते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन हो सकता है इन्हें तकलीफ हो। इतना भी कठोर पुरुषवादी मैं नहीं हूँ। ऐसा है भाई साहब, वंदना जी से सुन लीजिए, वंदना जी से पहले भी ऐसा नहीं था कि लाइफ नहीं था, और सोच जिस दिन वेदी के नीचे वंदना जी का हाथ अपने हाथ में ले लिए, तो उसके बाद तो आपका कहा हुआ टर्म पूरा हो गया ना, वंदना पति प्रवीण। जी जी जी। देखिए, एक हमारी बहन जी है सुकन्या झा, वो लिख रही है, प्रज्ञापति वरुण जी बहुत अच्छी शुरुआत है। मतलब ये महिलाएं जो हमारी बहनें हैं वो मानती हैं कि इस तरह की बात अगर हो तो ये परंपरा अच्छी है। और जो अपनी विभा रानी जी हैं, विभा रानी कह रही है कि महाराष्ट्र में पिता या पति का नाम लिखने की परंपरा है, पुरुष ताउम्र पिता का नाम लिखते हैं, स्त्री शादी के बाद पति के नाम, पुरुषों में शादी के बाद पत्नी का नाम लिखने की प्रथा नहीं है। मैंने भी यही कहा है कि मिथिला में भी यह प्रथा नहीं है, लेकिन मिथिला में एक रेफरेंस मिलता है, और रेफरेंस उस आदमी का मिलता है जिस तालाब पे वो रहता था, उस तालाब के मिट्टी को ले लेके लोग अपने माथे पे रगड़ते हैं। तो भाई उसका वो भी चीज तो कर लो, वो तो उसने तो यह भी कहा था कि क्या कहते हैं, भामती पति वाचस्पति, तो आप लोग उनका भी नाम लीजिए। अगर हम ये करते हैं तो औरतों के प्रति एक सम्मान बढ़ेगा। देखिए, एक उदाहरण देता हूं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मिथिला के फोकलोर में एक बात है कि जब राम की शादी होने वाली थी और राम माला लेके सीता को डालने वाले थे गले में, सीता भी खुश थी, मन जा हीरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, तो वो गर्दन झुकाने लगी सीता, और जैसे ही गर्दन सीता झुकाने लगी, सीता के सहेलियों ने हाथ पकड़ लिया, बोला ये क्या कर रही हो? तो क्या, तो ये राम जो है ना बहुत गंदे कुल का है। बोले क्या? अरे इसकी बाप की 3 बीवियां हैं, इसके पितामह की 5 बीवियां थी, इसके पर पितामह की 7 बीवियां थी, ये तो बड़ा गंदा आदमी है, तुमसे शादी नहीं किया है। इसने तो अपना सौर दिखा के कि हम धनुष को तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया, शादी कर लिया, कहीं कुछ और कमाल कर लेगा और शादी कर लेगा, तो इस राम से शादी मत करो। राम को तो सीता से शादी करनी थी। राम ने कहा कि भैया हम कैसे शादी करें, आप लोग बताओ। तो सीता की सहेलियों ने कहा, ये हमारी मिथिला है, राजा जनक की एक ही पत्नी है, उनके पिता की भी एक ही पत्नी थी, तो हे राम, अगर आपको सीता चाहिए तो कसम खाइए कि आप एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। राम ने कसम खाया, तीनों भाइयों ने कसम खाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम ने चारों भाइयों सीता के साथ शादी की, और रघुकुल में एक नया रीत हो गया कि रघुकुल में राम के बाद किसी ने 2 शादी नहीं की। सीता चली गई, राम को अगर यज्ञ करना था तो सवर्ण सोने का सीता बनाया, राम ने नहीं किया। तो परंपरा ये भी है। अगर हम इस प्रोग्राम से अगर एक भी आदमी, एक भी पुरुष
अपने जैसे एक वरुण जी ने कर लिया, अगर कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि यह जो कार्यक्रम है कल्चर मैटर्स विद कैलाश, वो सफल कार्यक्रम रहा। एक को तो हमने इंप्रूव कर दिया, एक को मैंने करेक्ट कर दिया, एक परंपरा को शुरुआत करने के लिए कही। और विभा जी कहते हैं मिथिला उदाहरण बने, मिथिला विभा दी, मिथिला तो ऑलरेडी उदाहरण है, मिथिला के नए युवक इसके उदाहरण उसको पुनर्जीवित करें, उदाहरण बनने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रेफरेंस, it is a matter of regaining the reference, the tradition, retrending the trend। तो वो है, मैं आपको बीच में अच्छी अच्छी बातें आ रही है। विभा जी कह रही हैं कि भाई बात कहने से नहीं होगा, हम केवल परंपरा पर गर्व करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, तो हमें अनुसरण करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें आ रही है। अब हमें आप ये बताइए कि मैं देखते रहता हूं कि दहेज मुक्त मिथिला जो है, अब यहाँ पे देखता हूँ एक दहेज मुक्त भारत भी बना हुआ है। मुझे कहीं कहीं से फोन आते रहता है कि हम भी दहेज मुक्त करना चाहते हैं, और हमें कहीं कोई कंक्रीट नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है, कुछ इस तरह का फिक्शन भी है या अलग अलग ग्रुप भी है इसमें, या क्या है? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अपने मिथिला में जब कोई एक आंदोलन का चर्चा चारों ओर होने लगे तो उसका डमी बहुत सारा पैदा हो जाता है। हमें बहुत खुशी हुआ था जिस दिन छोटा भाई आनंद है, उसने आपस में महाराष्ट्र की टीम थी दहेज मुक्त मिथिला की, उसके अंदर अंदर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम लोग महिलाओं में ईगो क्लैशेज होता है, अपनी सोच होते देख, अपना स्थापित होते देख हम लोग तुरंत घबरा जाते हैं। बोल रहा हूं कि ये हमारा ही अभियान का अगला हिस्सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करे उन अभियंताओं को शक्ति दे कि वो दहेज मुक्त का काम भी करे, केवल नाम के पीछे पागल ना हो। हम चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि पूरे भारत को दहेज मुक्त का जो उसने परिकल्पना लाया ये आगे बढ़े। हम हमेशा उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम सीता जी का बहुत बड़ा कमांड मानते हैं, जानकी जी को अपना कमांडर कहते हैं। हमारे अभियान में दहेज मुक्त मिथिला में जानकी जी का कमांड को सबसे बड़ा मान के हम चलते हैं। वो अदृश्य शक्ति है हमारे लिए, उन्हीं की कमांड है, वो सही है, हमें सही रखती है। अब आगे यदि छोटा भाई लोग दहेज मुक्त भारत लेके आ गया तो हम उनके लिए एक वेल विशर है, हमें कोई परेशानी नहीं है। भगवान करे जल्द से जल्द पूरे भारत, पूरे विश्व से अपवित्र जो ये दहेज है, शादी जैसे पवित्र संबंध के पीछे ये अपवित्र दहेज है, इसको हटाने में हम सब अपने अपने तरीके से काम करें। दहेज मुक्त मिथिला भी कोई एक नहीं है। मैं बता दूं आपको, मैंने जो कहा था शुरू में वो यही कहा कि तुम मेरे लिए इंतजार मत करो, तुम मुंबई में हो तो तुम स्वायत्त हो, तुम अपने तरीके से सदस्य बनाओ, तुम अपने तरीके से अपने सोसाइटी के लोगों को जोड़ो, तुम अपने तरीके से आगे बढ़ो, किसी तरह से उद्देश्य को हासिल करो, ना कि केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये वो क्या क्या होता पद का लड़ाई, उस होड़ में मत पड़ो। हम हमेशा से बोलते आए हैं स्वायत्त शासी संस्था समिति बनाओ, अनुगमन करो, निगरानी करो। कितना शादी तुम्हारे यहाँ पे दहेज मुक्त का हुआ, उन लोगों को एक साथ साल में कम से कम एक बार सम्मानित करो, उनको यशगान करो। ये क्या तरीका है, दहेते हैं वो हकार दे करके लोगों को बुलाते हैं, आओ आओ कहीं देखो हमारे बेटा के की सब दिलक। व्हाट द हेल इज दिस? इसको क्या दिखाते हो तुम? गंदगी को दिखाते हो, दूसरे को भी गंदा बनाते हो। पाप, अपनी पाप तो तुमने किया, अब दूसरे को भी पापाचारी बनाते हो। तो ये मत करो, तुम अपने चीज को, गंदगी को दूसरे को मत दिखाओ। जो सफाई काम किया है, जो पवित्र है, उसकी पवित्रता का गान होना चाहिए। तो हमने यही कहा है कि दहेज मुक्त मिथिला का गांव गांव में निगरानी समिति बनाओ, अनुगमन करो,
गांव में होने वाली शादियों का रिकॉर्ड बनाओ, रिकॉर्ड के अनुसार से जो लोग स्वेच्छाचारिता का धर्म पालन करते हुए अपनी मर्जी से अपना बेटी को कोई 5 लाख दिया तो उसको दहेज मत कहो। दैट इज नॉट डाउरी एट ऑल, नॉट इवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नीदर नॉर इन नेपाल, नोवेयर। डाउरी इज ओनली द कंडीशन प्रियर टू मैरिज। प्रियर टू मैरिज के शादी से पहले जो तुमने शर्त रखा, मांगा, वो चीज दहेज है। मांगो मत। अपनी मर्जी से कोई अपने बच्चों का गृहस्थी के लिए लाखों रुपया दे दिया तो तुम उसे दहेज कहोगे। आई डोंट एग्री विथ यू, ये इस चीज से सहमत नहीं है। एक सवाल और है आप सभी लोग जी, एक सवाल वंदना जी से कि भारत में तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि बेटी जो है वो बिना घर की नहीं है। मायके में भी उसका घर है, ससुराल में भी उसका घर है, दोनों जगह उसका स्वागत है। मायके की प्रॉपर्टी में भी उसका बराबर हिस्सा है भाइयों के समान, और ससुराल के संपत्ति में भी उसका हिस्सा है। हमें लगता है कि क्या अगर हम लड़की को अपने माता पिता के चल अचल संपत्तियों में अगर उसको बराबर का हिस्सा दे दे और जवाबदेही भी दे दे तो क्या अपने आप ये खत्म नहीं हो जाएगा? यह प्रश्न पहले आपसे, फिर प्रवीण नारायण जी आपसे। आप बताइए वंदना जी। अगर लड़कियों को, वंदना जी बोल देती है। हाँ, मैं एक आप बताना चाहूंगी कि लड़कियों को दहेज, हम लोग का एक नारा कि लड़कियों को दहेज नहीं शिक्षा देनी। अगर आप बेटियों की अच्छा दे दे और उनको अपने पैर पे पहले खड़ा कर देना चाहिए, तब जाके उन शादी के बारे में सोचें। तो इससे बड़ा दहेज उनके लिए कुछ ही नहीं सकता है। भविष्य में अगर उनके ऊपर कोई भगवान रे कोई ऐसा आपत्ति विपत्ति आ जाए तो वो खुद को संभाल सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती हैं। हम लोग क्या करते हैं हमारे मिथिला में, खास करके बच्चों के लिए, बेटे के लिए तो संपत्ति जमा करते हैं और बेटियों के लिए जो है शिक्षा पर खर्च नहीं करके बैंक बैलेंस, जैसे बेटों के लिए जमीन खरीदे, घर खरीदे, ये वो। और लड़कियों के लिए जो है सो हम लोग बैंक बैलेंस करते हैं, 2 लाख 3 लाख डिपॉजिट कर देते हैं कि जब ये शादी के लायक हो जाएगी तो इसके लिए ये पैसा हम लोग दहेज में दे सकेंगे, इसकी शादी पे खर्च कर सकेंगे। लेकिन वो लोग इस पैसे को उसकी पढ़ाई पे, उसकी शिक्षा पे खर्च नहीं करते हैं, उसको स्वावलंबी नहीं बनाते हैं। तो ये जो है, अगर हम उनको स्वावलंबी बना दें, शिक्षित बना दें, तो उनको दहेज नहीं लगता है कि जरूरत भी पड़ेगी। बल्कि आगे से, आजकल तो ऐसा समय मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि दहेज मुक्त मिथिला में हमारे समूह में जो आती है, मतलब वैवाहिक परिचय जो आती है, तो उसमें लड़कियों की अगर एक वैवाहिक परिचय आती है तो उसपे 50-100 लड़के का रहता है कि हमसे मतलब कांटेक्ट कीजिए, और अगर एक लड़के का आता है तो उसमें मुश्किल से 5 या 10 लड़की वाले इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि लड़कियां आज शिक्षित हो गई हैं, वो आज पढ़ी लिखी है, स्वावलंबी हो गई है। तो अगर उनको हम शिक्षित कर देते हैं तो दहेज नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। बहुत अच्छा जी भाई साहब, ये तो मुझे सही लग रहा है। ये हमारा गुंजन है, और गुंजन कह रहा है कि लड़का और लड़की दोनों का, दोनों परिवारों में ससुराल नैहर की संपत्ति में जो हक है उसे स्पष्टतः सौंपकर ही दहेज से मुक्ति संभव है, बाकी सब गप है। प्रवीण जी, ये प्रश्न आपके लिए। गप, गुंजन जी भी तो गप्पी ही है, प्रवीण जी भी तो। मैं बता दूं, जरा सुनिए, गुंजन जी भी गप्पी, प्रवीण जी भी गप्पी, कैलाश भाई जी भी गप्पी। हम लोग गप का ही खेती करते हैं। इतना ज्यादा गप में मत उझड़ाया कीजिए, कुछ कीजिए, अपने को स्वच्छ कर लीजिए, दुनिया स्वच्छ दिखेगा। ये सारा परसेप्शन, कंसेप्शन, ये सब फेल्ड है। अरे जब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा संविधान बना दिया और उसमें डाउरी एक्ट का क्या क्या प्रावधान कर दिया, उसको दुरुपयोग कर लेते हैं लोग। अरे टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स के लिए प्रॉपर वे में लोग टैक्स पे करें और उसको इवेजन करते हैं लोग। तो आप और हम इतना परेशान क्यों है भाई? आप
को स्वच्छ कीजिए। प्रवीण, तुम खुद को क्लीन करो, तुम गुंजन की चिंता मत करो। गुंजन में शक्ति होगा तो वो खुद अपना परिवार को दहेज मुक्त बनाएगा। मैंने शुरू में ही कह दिया था भाई साहब आपको ये बात, कि इस तरह का अभी एक आदमी आपके कमेंट में ऊपर लिखे थे, एक मंडल भाई, उन्होंने कहा था कि दहेज मुक्त मिथिला एतेक आसानी से खत्म नहीं होते, एठाम जे छे बेटियों के धन संपत्ति में हिस्सा देवा पड़ते। सेम बात गुंजन भाई भी पूछे हैं। देखिए, कानून में ऑलरेडी ये बात है कि आप अपने बच्चों के साथ बराबर का हक दें उन्हें धन संपत्ति में, लेकिन व्यवहार में आप देखिए होता क्या है कि हम अपनी बेटी को देंगे, हम अपने बेटा को देंगे, बेटी जिस घर जाएगी उसके घर की बेटी का फिर अंश किसी और घर में लगेगा। अरे भाई, यहाँ एक बेटा बेटा को मात्र दिया जाता, तब तो इतना सारा केस मुकदमा है जमीन। अब बेटी को भी दो तो कैठो केस मुकदमा लड़ोगे। व्यवहारिक तौर पे संविधान में है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम लोग इसके चक्कर में नहीं फंसते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दहेज मुक्त करने की जो अभी, वो किसी को बलजोड़ी नहीं कराया जा सकता है। केवल खुद को स्वयं को। हमारी बेटी का शादी हम कभी भी मांगने वाले के घर में नहीं करेंगे। हम भले अपनी बेटियों को स्वतंत्र कर देंगे कि बेटी तुम अपनी जिंदगी में तुम्हें जिसका जहां पे तुमको स्वयंवर चूज करो, स्वयंवर करो, मैं तुम्हें फ्री कर देता हूं, लेकिन मैं कभी भी दहेज मांगने वाले के घर में पैर नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया हुआ है। ये हमारे हाथ में है ना सॉल्यूशन। गुंजन जी से भी हम आग्रह करेंगे कि संपत्ति देना लेना, हिस्सा देना, ये करना वो करना, कंसेप्ट डेवलप करना, इसमें ना फंसे, बल्कि आप पहले अपने को क्लियर करें, दहेज मुक्त बने हर कोई। गुंजन जी केवल एक नहीं, गुंजन जी हमारे सभी पाठक श्रोता जितने सारे हैं हमसे जुड़े हुए, वो सभी वही हैं। प्रवीण भी वही है भाई साहब। सही है, इस बात में मैं भी सहमत हूँ कि जहां तक संपत्ति का अधिकार है वो तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो अगर किसी को चाहिए तो कानूनन ले लेगी। लेकिन जो दहेज नामक जो कीड़ा, ये दहेज नाम का जो कीड़ा माथा में घुसा हुआ है, अगर लोग ये कसम खा ले, आपके जैसे और भी माता पिता आगे आए, और अगर आप अपने दहेज मुक्त मिथिला में एक चार्टर बना दीजिए कि लोग कसम खाएं कि जो व्यक्ति हमसे दहेज मांगेगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बेटी का विवाह उससे तो नहीं करेंगे। अगर इतना भी कर ले, और बहुत अच्छा कहा, यू आर ए वेरी लिबरल फादर, प्राउड ऑफ यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, कि आपने कहा कि हम अपनी बेटी को अधिकार देंगे, स्वयंवर करो, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, यू आर फ्री टू चूज योर लाइफ पार्टनर. So if she is given this freedom, she is given this maturity, and she is given this kind of education and educational background and environment, a world of harmony and cohesive society will emerge ultimately. और ये आपके इस जो आपका जो यह वाक्य है, इसको तो मैं मूल वाक्य समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं, वंदना जी मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, महिलाएं मैं आपका कभी कभी देखते रहता हूँ, और मुझे लगता है कि आप में जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर, जो आज हमने क्या बनाया, हमने क्या फैशन शो किया, हमने वो अच्छा है, वह भी एक जीवन का हिस्सा है। हम गांव के कौन से पुराने शब्द को भूल गए, वो करना है, लेकिन मैं महिलाओं को दहेज मुक्त के प्रति बहुत कमिटेड नहीं देखा आपके ग्रुप में। आई एम सॉरी, अगर वो कमिटेड है तो 10% है, जो मेरा जो एक रफ कैलकुलेशन है। तो मुझे लगता है कि आप कुछ कैप्सूल दीजिए, उसमें उनको कुछ डोज दीजिए, जिससे कभी कभी आप ऐसा कर, एक मिनट मैं बात कर लूं। आप ऐसा कर सकती हैं कि इस दहेज मुक्त मिथिला के पन्ने पर, जैसे आप कहते हैं इस चीज पर लिखिए, तो आप 1 सप्ताह कर दीजिए कि केवल दहेज मुक्त पर अपना विचार रखिए। आप अगर महीना में 1 सप्ताह डेडिकेट कर दें, केवल सारी महिलाएं अपना विचार दहेज मुक्त पर रखेंगी, वो कैसे करेंगी, अपने बच्चों को कैसे करेंगी, अपने छोटे भाइयों को कैसे करेंगी, इस तरह के विचार को भी अगर आप लाएं तो वह एक परिवर्तन की दिशा को निर्धारित कर सकता है। अब बोलिए, आपको जो कहना है, मैंने अपना प्रश्न कह दिया। अभी कुछ दिनों पहले दहेज मुक्त मिथिला में करीबन 6 महीने पहले इन्होंने एक शपथ पत्र जारी किया था कि जो भी
सदस्य हैं, पहले वो दहेज मुक्त मिथिला में अपना शपथ ग्रहण ले, तभी उनकी सदस्यता जो है कबूल की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा आगे आई थी। इस बात के लिए ये खुद लाइव आके ये बात बोले भी थे कि महिलाएं उस शपथ पत्र पे, महिलाएं शपथ पत्र पे शपथ खा रही हैं कि अगर हम लोगों की जो पहले विवाह हुआ है उसमें अगर पैसा लिया भी गया है, दहेज लिया भी गया है, तो मैं इस मंच से इतनी प्रेरित हुई हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी में दहेज ना लूंगी, ना ही बेटी की शादी में दहेज दूंगी। उन्होंने ये प्रण लिया है, उन्होंने ये शपथ लिया है। महिलाएं, कुछ महिलाएं जो है, महिलाएं अंदर में सबकी एक चीख, एक आवाज है, एक चित्कार है दहेज के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो है उससे जूझते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारा समाज जो है, हमारी जो मिथिला समाज है, उसमें क्या है कि वो ना कि सबका जुड़ा हुआ होता है लत्ती में लत्ती, तो किसी न किसी का कोई ना कोई रिलेटिव रहता है, तो वो लोग डर के मारे जो है, जिनके मन में रहता भी है, वो लोग साइलेंट रहती हैं, वो लोग बोल नहीं पाती हैं। लेकिन मेरे से जब मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे वो लोग पर्सनली संपर्क करती हैं, तो एक पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से खर्च करूंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और ये भी बता दूं मैं कि लड़के और लड़कियों की शादियां जो होती हैं, उसमें वैवाहिक परिचय देते हुए भी लोगों को झिझक होती है। हालांकि अब जो है सो बहुत लोग आगे आए हैं हम लोगों के बोलने से कि आप लोग आगे नहीं आएंगे तो समाज जो है, ये समाज को तो बदलना हम लोग का काम है। अगर हम महिलाएं इसको नहीं बदलेंगी तो फिर कौन बदलेगा? तो वो लोग वैवाहिक परिचय लेके आ रही हैं, लेकिन जो है ये महिलाएं पीछे से, जब तक ये महिलाओं का सपोर्ट नहीं होता, शायद मैं इतनी आगे नहीं आ पाती, मैं भी पीछे मुड़ जाती। लेकिन वो लोग मुझे इतना प्रोत्साहित करती हैं, और मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप बस इतना ही समझिए, ये मेरी ताकत उन लोगों की आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा भाई साहब इसमें, जी यदि इजाजत है तो। जी 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 बोलिए। दहेज मुक्त मिथिला 2011 में हम लोग शुरुआत किए थे। उस टाइम पे बामुश्किल 0.001% महिला सक्रिय थी। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वंदना जी खुद इस समूह में नहीं आ गई, और वंदना जी के आते ही इस समूह के ऊपर में जिस तरीका से महिलाओं का सक्रियता, उनकी सहभागिता जिस प्रकार से आगे आया है, मैं क्षुब्ध हूं, मैं सरप्राइज हूं, और इसीलिए आपका कहा हुआ बात को मान लिया कि वंदना पति प्रवीण नारायण चौधरी हूं, इसीलिए। लव यू लव यू लव यू लव यू। जी, ये देखो, नेतृत्व होना चाहिए, नेतृत्व सामर्थ्य। अभी आपको मैं बताऊं, अभी एक मिथिला रत्न वसुंधरा झा जी ने इसमें एक कमेंट करी थी, बहुत नीक होते त बांध लेता उचका पगड़ी, या बेटी लड़का में होता, लड़का में जो है तो पाग उठा लेती है, लड़की में झुक जाते हैं। जी हाँ, आपने उसको हाईलाइट भी किया था। और वसुंधरा जी, मैं उनको यहां से भी क्रेडिट देता हूं कि वसुंधरा जी इस विराटनगर की शान महिला है। एक महिला, वो पूरे समाज के हरेक तबके वो महिला जा करके सबको जगाती है। और आप जान के हैरान होंगे कि वही महिला वंदना चौधरी को भी आगे लेके गई। आज इस लाइन में वो जुड़ी हुई हैं, तो मुझे काफी खुशी महसूस हुआ। उन्हीं का दिया हुआ गुण वंदना जी में ही जो सोया हुआ था वो जागा, और जब मैंने देखा कि ये जाग गई है, तो ये लिपस्टिक पाउडर से बाहर निकाला, नहीं तो ये लिपस्टिक पाउडर में फंस गई थी। कभी ये साड़ी, कभी वो साड़ी, कभी एंची, कभी पौंची, ये सब दिखाने का चीज आर नॉट दी गुड्स टू एग्जिबिट। प्रदर्शन पे मत रखो उन्हें, उनका भी प्रयोग। अरे उनकी सफलता का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं आप? ना, हम उनको क्रेडिट देना चाह रहे हैं। महिला की जो आपने बात किया, तो मैंने कहा
कि वंदना जी ही हैं जो इस क्रांति को आगे ले गई। और वंदना जी की भी एक तरीका से समझिए, जो उस पूज्य महिला वसुंधरा जी को मैंने यहाँ पे याद किया, समझा, उनको धन्यवाद किया, सैल्यूट किया। अभी भी मैं देखता हूँ वो साइकिल चलाती हैं और विराटनगर करीबन 15 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर चौड़ाई, 150 स्क्वायर किलोमीटर को वो साइकिल से नाप देती हैं वसुंधरा जी। मैं ऐसे लौह महिला को ट्यूट करता हूं। और उन्हीं की एक प्रोडक्ट है जो वंदना जी को बार बार कही कि वंदना जी अहाँ बड नीक बजै छी, अहाँ के बोली जे छै से बड मीठ अछि, अहाँ जकरा कार्यक्रम में अबै छी अहाँ किछु बजै छियै तऽ लोग सुनि के मुग्ध होइए, वंदना जी अहाँ में बहुत शक्ति अछि। देन वंदना जी बाहर आई, देन आई। अब मैं चाहूंगा वंदना जी अपने मुंह से ये बात आपको बताएं, महिला की योगदान, महिला की नेतृत्व। ये बात बिल्कुल बताइए वसुंधरा जी ने मुझे विराटनगर में, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मुझे ये जो सामाजिक कार्य में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे कि मुझे पहले बहुत चिढ़ होती थी कि बाप रे क्या होगा हमारे परिवार का, क्योंकि ये शुरू से ही जब से मैं आई थी तब से ये सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, मिथिला मैथिली के लिए पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर चुके थे। और मुझे कभी कभी चिढ़ होती थी क्योंकि घर में बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते थे, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जब मैं वसुंधरा जी जितिया पर्व महोत्सव यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो पहली बार मुझे आई थी इनविटेशन देने के लिए कि आपको अध्यक्षता स्वीकार करनी पड़ेगी। उस टाइम पे मुझे घर में बाहर में बोल भी नहीं, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूंगी, इतने सारे लोगों के बीच में मंच पे मैं क्या बोल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप में बहुत ज्यादा पावर है, अगर आप बैठी भी रहेंगी ना तो पूरा एक जनसमूह जो है एक बंधा हुआ रहेगा। और सच में जब मुझे नहीं पता था मेरे अंदर क्या है नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी प्रतिभा, मेरे अंदर की जो ताकत मुझे पहचानने के लिए आगे किया था। और उस ताकत को वही पहचानी थी सबसे पहले कि मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं जनता के बीच में जाकर अपनी बातें रख सकती हूँ। और वो मुझे बैठाए रखती थी कि आप बैठी रहती है तो मुझे लगता है कि साक्षात भगवती बैठी है और मेरा कार्यक्रम सफल हो जाता है। उस टाइम पे मुझे अनुभव नहीं होता था कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन धीरे धीरे अब लगातार करीब कितने सारे साल से हो रहा है जितिया पर्व समारोह और बहुत सारे कुछ भी सामाजिक कार्य होते हैं, तो उसमें जो है वो मुझे अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करती हैं और मैं वहां पे जाती हूँ। और अब तो उन्हीं के बदौलत बोलूं तो मुझे बोलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे निकाला सामाजिक कार्यों के लिए। और तब से मैंने फेसबुक पे दहेज मुक्त मिथिला से भी जुड़ गई और मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं वसुंधरा जी की मतलब सहगामिनी बनी और आगे समाज के लिए मैं प्रेरणा से। मतलब भाई जी का जो सवाल था ना कि महिला क्या करती हैं, ज्यादा नहीं देखता हूं, महिला ही ये क्रांति करेंगी सफल। प्रवीण से नहीं हुआ, प्रवीण हार गया। तो मैं प्रवीण जी मैं इसमें ये बात करना चाहता हूँ, वंदना के बारे में मुझे विनोद झा ने कहा कि जब मैं वहां पर गया तो मुझे लगा कि उसमें वो रानी ऑफ लक्ष्मीबाई है और उसमें बहुत बड़ा फाइटिंग स्पिरिट है, उसमें मुझे लगा कि उसमें संगठन की करने की क्षमता है। और वो मैंने वंदना को आभासी दुनिया में ट्रेनिंग हम दिए ना, फिर क्रेडिट ले रहे हैं, आप पे हंस रही है, आप पे हंस रही है, शी इज रिडिकुलिंग एट यू, आप पे हंस रही है कि मैंने अननेसेसरी यू आर टेकिंग क्रेडिट। एनीवे वो आपकी पत्नी है तो आपको क्रेडिट लेने का अधिकार है, उनको भी आप पे क्रेडिट लेने का अधिकार है। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। अब मेरा ये कहना है कि हमें जो इसमें एक चीज समझ में आया आप दोनों के बात से और लोगों के कमेंट से, हमें ये लगा कि ये जो अपने यहाँ जो ये होता है शादी उदी में जो डिसीजन लेते हैं, बड़ागत कन्यागत दोनों आते हैं, दोनों में जो डिसीजन होते हैं, उस डिसीजन में महिलाएं भी अगर बैठी
बैठे और उनका भी निर्णय लिया जाए। पहले महिलाएं तो घर में रहती है, पुरुष थोड़ा मोड़ा पूछ लेता है, फोटो दिखा देता है। अब अगर महिलाओं को भी उसमें लाया जाए, पुरुष भी बैठे, दोनों मिलके साथ बैठे। और सुकन्या जहाँ जो बात करी, जो आप लोग हल्का हल्का दे ही रहे हो, कि अगर हम प्रण लें कि जिस विवाह में दहेज लिया जाएगा उसमें शामिल नहीं होंगे तो दहेज मुक्त मिथिला सफल होगा। उन्होंने उक्त कह दिया है लेकिन मुक्त कहना चाह रही है, सफल हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हमें ऐसा दिन हमारे लिए आया है सुदिन वंदना जी, कि आप अपने सहगामिनियों को बोलिए, जो आपकी महिला सखी हैं, उनको बोलिए कि अपने बेटे के शादी में, बेटी की शादी में वह भी उतना ही भूमिका। और ये नहीं कि घर में बैठे बैठे, अब तो हमें बहुत अच्छा लगा है, हम दिल्ली में देखते हैं, गांव में भी देखते हैं कि आप महिलाएं नहीं अपडेटेड आती नहीं है। है, सॉरी टू दिल्ली इंटरवीन, आप अपडेटेड नहीं है, आपका डाटा अपडेटेड नहीं है भाई साहब। अब आपको मैं बता दूं 90% विवाह शादी महिलाएं ही फिक्स कर रही हैं, पुरुष से कुछ नहीं हो रहा है। पुरुष हैव बिकम गुड फॉर नथिंग, वो केवल जो है महिला की अनुगामिनी बन के रह गए हैं। यदि हमारे 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे में चारों शादी वंदना जी को ही करना पड़ेगा। हम उनके पीछे खाली एक एडवाइजर, एक सपोर्टर बन करके रहेंगे। नोट कर लीजिए ये मेरा डाटा और आप सर्वे कर लीजिए। अगर ऐसी बात है असिस्टेंट जी, जो होनी भी, असिस्टेंट। अगर ऐसी बात है जो होनी भी चाहिए तो बड़ी हाँ अच्छी बात है, और महिलाओं को आगे आना चाहिए। और जी, ये बात प्रवीण नारायण चौधरी के मुंह से आ रहा है, जो पुरुषवादी परंपरा का, हाँ, पेट्रियार्की का, सत्तात्मक स्ट्रक्चरिंग का अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा है। पुरोधा मानता है और मुझसे लड़ते रहता है। खैर मैं केयर नहीं करता, लेकिन हाँ, वो मुझसे लड़ता है, चौधरी पुरुष है, सत्ता पर वो चौधरी मेरे से खलीफा, लड़ता है। खलीफा है। और प्रवीण नारायण चौधरी का यह भी कहना है कि पुरुष इस मामले में असफल है, निकम्मा है, और जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं। इट इज नॉट माय स्टेटमेंट, it is coming from the mouth of my dear friend and younger brother Praveen Narayan Chaudhary, that consolidates the status of today's women in the dairy affairs of Mithila. God bless you. अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको कहां लगा कि आप फेल हो गए और कहां लगा कि आप सफल हो गए। मैं अपने बता अभियान दूं, में तो आपने पुरुष के बीच में मिथिला, मैं मैं इसमें बता बोलना दे रहा हूं, चाहूंगी। मैं बता दे रहा हूं, पुरुष के बीच मिथिला में वो ऑपरेशन नहीं है जो महिला में संभव है। एक, दूसरा, पुरुष में डिसीजन लेने की जो पावर है वो कालांतर में कमजोर होते चला गया है मिथिला में, क्योंकि वो लोग दहेज लेते गए, दहेज खोर बन गए, दहेज खा खा करके शादी किए, बेचारे सब कमजोर हो गए अपने अपने धर्म पत्नी के आगे में। अब पहले से क्यों नहीं उन्होंने कहा वंदना पति प्रवीण, ये बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये फैक्ट है, मेरा शोध किया हुआ बात है। एंड एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये कह रहा हूं मैं, जो मानविकी के हर पक्ष को समझते हैं, उनसे कह रहा हूं कि आप पता करें 90% पीपल हु हैव taken dowry, who have demanded, then married, they have become the follower of their wives. Wives have become the leaders. ये बात हर परिवार की कथा है। आपके कमेंट्स में भी काफी लोग ये बात एग्री कर रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूं। तो मेरा ये कहना है सीरियस टोन पे कि महिलाओं में ही नेतृत्व का सफल अधिकार है परिवार के लिए, और शादी जैसा बात विचार जो है उन्हीं के हाथ में है। दहेज प्रथा को भी इन्होंने ही बढ़ाया। पति कुछ निर्णय करके दरवाजे पर से आए की कहे छे ये आते नहीं छोड़ देबे, हमरा बुआ के ओत एतेक पाई देत रहे, नहीं छोड़ देबे। तब बढ़ाने में भी उन्हीं का हाथ था और घटाने में भी वही आगे आएंगी, तभी काम होगा। इसी प्रवीण फेल था, प्रवीण फेल हो गया था, प्रवीण माँ सब दिन फेल हो गया था इस मामले में, तब बंदनिया आगे आई तो कुछ हुआ है जी। मैथिली भाषा टोन थोड़ा दे देता हूं, बीच में बहुत सारे लोग मैथिली बुझते हैं, तो हम तो मैथिली बात करते हैं, आप ही ने मना कर दिए ना, आप ही ने मना कर दिए। देखिए मैं अभी भी मना कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सबका, और एक मिनट, मैं पढ़ रहा हूँ सबका, और मैथिली, हाँ
एक मिनट के बाद मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ। कुछ बहन जी हैं, कुछ भाई साहब भी हैं जो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मैथिली में बोलना चाहिए। मैं भी मैथिली बोलता हूँ, कुछ-कुछ लिख भी लेता हूँ मैथिली। लेकिन मैंने पहले कह दिया आपको, मेरी जो निष्ठा है अपनी संस्था के साथ है। हाँ। संस्था देश के प्रति और पाठकों जी, के जी। प्रति निष्ठावान है और आपको ये मानना चाहिए कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पर अगर 20-25% और मेरे तो बाद में बहुत जाएँगे, मेरे हर एक जो हैं हम कम से कम 50,000 लोगों के पास पहुँचते हैं। तो उतने लोगों के 40,000 लोग आपके ऐसे होंगे जो नॉन मैथिल होंगे, आपके क्रिएटिविटी को समझेंगे, आप में क्या आंदोलन हो रहा हो उसको समझेंगे, उनको ये समझेंगे कि एक अति पौरुषवादी व्यक्ति अपने को वंदना पति प्रवीण नारायण चौधरी कहता है, तो यह भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इसीलिए हमें क्षमा करेंगे, मैथिली में कभी और, अभी हिंदी में ही चलने दीजिए। तो अब बताइए वंदना दीदी आप क्या कहना चाह रही थी? बोलिए। वंदना मैं ओवर टू यू। आपने आपका प्रश्न था कि हम लोग कहाँ सफल हुए और कहाँ असफल हो गए, ये आपका प्रश्न था। जी, तो सफलता जो जी। है हम लोगों को बहुत ज्यादा मिली है। मैं आपको बता दूं कि 70% सफलता हमें मिली है और 30% अभी मिली नहीं है और उसका भी कारण मैं बताऊंगी। पहले सफलता जो मिली है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। शायद हमारे दहेज मुक्त मिथिला का सभी पक्षों के बारे में शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कुछ बातें जो है हम लोगों से जो कांटेक्ट करते हैं वो लोग गुप्त रूप से हम लोगों को वैवाहिक परिचय भेजते हैं। और वो वैवाहिक परिचय क्या होता है, जैसे कि विधवाओं का विवाह, तलाकशुदाओं का विवाह, विधुर लोगों का विवाह। इसी मंच से 55 वर्षीय विधुर का विवाह हुआ है। इसी मंच से कई सारी विधवाओं का विवाह हमने करवाया है। इसी मंच से तलाकशुदा जो सुन रहे हैं, लेकिन इसका पक्ष है, मैं ये बताऊंगी कि हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये विडंबना है कि हम उनका नाम सबके सामने नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग टूटे हुए हैं। और उन लोगों का ये कहना था अगर समाज में किसी को पता चले कि हमारी शादी फिर से हम कर रहे हैं तो वो लोग और भी टूट जाएंगे। तो इसीलिए ये सफलता इसको बोल सकते हैं हमारी, क्योंकि हम लोग इसका ना भविष्य में ना वर्तमान में कभी भी कुछ हम बता नहीं सकते हैं कि हमने किन किन का विवाह करवाया है। बस जो हमें जिनका विवाह हुआ है वो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं और हृदय से देते हैं। और मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, और जो लोग काफी लोग सुन रहे होंगे और उनको पता होगा कि हमारी जीवन फिर से जीवन यात्रा शुरू हुई है। जिनको लगा था कि अब हतोत्साह हो गए हैं जीवन से, किसी की पत्नी गुजर गई थी तो अब वो कैसे अपना जीवन, अब 50-55 की उम्र में बच्चे भी शादी करके चले जाते हैं, पढ़ने लिखने चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में अगर कोई दूर हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए भी अगर उस तरह की कोई महिला है जो कि विधुर है या तलाकशुदा है, उनको भी एक जीवन साथी की जरूरत होती है। तो मैंने इस मंच से एक नया ये अभियान भी शुरू किया और इसमें मुझे सफलता बहुत हद तक मिली है। फिर एक और बात है कि तलाक बहुत ज्यादा हो रहा है इस अभी जो शादियां हो रही हैं आधुनिक युग में, तो लड़के और लड़की दोनों में हम देखते हैं कि बहुत है, अहम भावना बहुत है, एक दूसरे के प्रति ईगो बहुत ज्यादा रखते हैं वो लोग। समझदारी बहुत कम है, विश्वसनीयता कम है, प्रेम कम है। प्रेम विवाह तो कर लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं होता है, सिर्फ विवाह कर लेते हैं और प्रेम उन लोग का जो है कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। समझदारी ना होने के कारण बहुत सारे विवाह टूट रहे थे, तो वो जो है हम लोग काउंसलिंग करके उन लोग का विवाह भी रोकते हैं। सिर्फ हम लोग ये नॉर्मल दहेज मुक्त विवाह नहीं करवाए हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, कुछ के रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन यही है विडंबना कि हम लोग उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। यही हमारी असफलता है और बाद बाकी हृदय संतुष्ट है, इसीलिए ये काम करने के लिए मन आगे भी करता है, नहीं करे क्या हुआ अगर नाम नहीं हुआ तो। जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसी की वजह से हमारा ये दहेज मुक्त मिथिला बहुत आगे जा रहा है। और आज मैं अगर इस मंच पे फोक ब्रेन पे आपके सामने कुछ बोल रही हूँ तो ये भी हमारी दहेज मुक्त मिथिला की सफलता है। और मैं उन सभी सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो दहेज मुक्त मिथिला के एक्टिव सदस्य हैं और हम लोग का साथ दे रहे हैं। हमारी एडमिन्स हैं, हमारे मॉडरेटर्स हैं, हमारे सदस्य हैं, एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर किसी का अपना एक
सम्मान मर्यादा हर किसी का हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम लोग जो है आज इस मंच पे शायद आपके सामने बैठे हुए हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और मंत्रमुग्ध भ गेलिए की? मैं सच में, और मैं आपको बहुत अभी मुझे दिल से हो रहा है कि आप मेरी सगी बहन हो। लव यू, गॉड ब्लेस यू। और ये बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ आप पे, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप विधुरों को, विधवाओं की शादी कर रहे हो, और गुप्त से ही कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, शादी तो हो रही है, गुप्त करो, जैसे भी करो, हो रही है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मानवाधिकार का भी विद्यार्थी रहा हूँ, एक MA मेरी उसमें भी है। तो आपको ये बताऊं कि तलाक से घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर कुर कर मरने से अच्छा है तलाक लेके दूसरी शादी कर लेना। और यह भी एक मानवाधिकार का एक संबल आधार है। तो कुछ गलत भी होते हैं, तो उसके तरफ आप अगर काउंसलिंग करते हो, सरकार भी करती है, अच्छी बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि समाज से जो कट गए हैं, जो थोड़े उम्र के हो गए हैं, वो विधुर हो गए हैं, या जो महिलाएं विधवा हो गई है, उनको अगर पुनः जीवन आप दे रहे हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हो, और उनको आप समाज में फिर से सम्मान के साथ अपना एक पारिवारिक जीवन, एक देखो, पति पत्नी का काम केवल शरीर के लिए ही नहीं होता, एक दूसरे की भावनाओं के लिए भी होता है। जब आप वो करते हो तो एक बहुत बड़ा, यह जो धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यह परहित सरस धर्म है, जिसको आप निभा रही हो, और ये बहुत अच्छा काम है। मैं ये कहूंगा कि आप लोग अगर कुछ ऐसे कुछ काम करें जिससे इसमें छोटे छोटे लोगों को छोटा छोटा असाइनमेंट दे दें, और उस असाइनमेंट को आगे बढ़ाएं, जो आप कर भी रही हो, तो इसमें और विकास होगा। अभी सिंबॉलिकली जो आप कहीं कुछ प्रोग्राम करते हो, उसमें आप ला रहे हो सारे जात के लोगों को, और भी लोगों को बोलो कि आप भी आइए। तो यह जो एक रंगी साड़ी की तरह लगा हुआ है, अगर इसको बहुरंगी चुनरी बना दोगे, तो इसमें एक ताकत हो जाएगा, यूनाइटेड कलर ऑफ मिथिला आ जाएगा इसमें। और मुझे मालूम है कि यह कहना सहज है मेरे लिए भी, जो करते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई है, लेकिन हम हैं उनके साथ, खरी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अगर आप इस बात को मान लें कि हम करते करते कर लेंगे, तो शायद वह दिन भी आएगा कि आपके साथ सभी जात वर्ग के लोग जुड़ेंगे, पूरे मिथिला के लोग जुड़ेंगे। मिथिला के जो डायस्पोरा हैं, जो दिल्ली में है, मान लीजिए मुंबई में है, लंदन में है, UK में है, USA में है, वो जुड़ेंगे, तो एक नई रोशनी मिलेगी, और आप लोग अच्छा कर पाओगे। मैं चाहता हूँ जी, कि मुझे आप लोग विदेशों से भी फोन आते हैं। एक सर मैं बताना चाहूंगी कि मुझे विदेशों से भी फोन आते हैं, और हमारे समूह से बहुत सारे विदेशों से जो मैथिल वर्ग है वो जुड़े हुए हैं, कंबोडिया से, इजराइल से, अमेरिका से, रूस से, और कतौ से फोन कर रहे हैं, कई जगह से, जर्मनी से। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे फोन कर बोलते हैं कि आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो, मेरी कभी सहायता की जरूरत हो, तो आप हमसे एक बार कांटेक्ट करिएगा। और मेरा एक सपना है, मेरा अपना मन का एक वो है कि मैं एक सामूहिक विवाह करवाऊं, सामूहिक कन्यादान करवाऊं, जिसमें कि 50-100 कन्याएं हो, और उनका एक मंच पे एक साथ दहेज मुक्त विवाह हो। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब पता नहीं अब ये कब सच होगा, पर ये मेरा अपना एक मन में आया है। अब देखें अब कब तक ये सफल होता है। हम एक चीज और कहना चाहेंगे इसी ये सामूहिक विवाह के ही साथ में, भाई साहब, अपने श्रोताओं के जानकारी के लिए, उनकी रुचि के लिए, कि हम लोग जो आज दहेज प्रथा के कारण ही मात्र पीड़ित नहीं है। अभी हमने शादी के अवसर पर इतना ज्यादा आडंबर, इतना ज्यादा दिखावटी, इतना ज्यादा जो है खर्चा को पाल लिया है कि केवल व्यवहार के खर्च को करने में ही हम लाखों लाखों खर्च कर डालते हैं। हमारे घर के रुपए सीधे सीधे बाजार में फेंके चले जाते हैं, हमारी पूंजी विलीन हो जाता है हमारे यहाँ से। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आपको 2 लाख रुपया का टेंट चाहिए, 1.5-2 लाख रुपया का कैटरर चाहिए, आपको जो है सो साज सज्जा के ऊपर में, इलेक्ट्रिक डेकोरेशन के ऊपर में लाख रुपया का खर्चा चाहिए, आपको दिखाने के लिए गांव में नौटंकी पार्टी को नचाने के लिए आपको लाख रुपया चाहिए। तो कहने का मतलब
गांव के लोगों को पूरा जो भोज भात कराते थे पहले, जो बाराती खा लेते थे, तब जो बचा खुचा रहता था मिठाई के रूप में, प्रसाद के रूप में मिथिला में सरियाती खाते थे। लेकिन अब पहले हजारों सरियाती को पहले खाना खिलाया जाता है। खान पीन जैसा एक रस्म ऐड कर लिया गया है। खान पीन के ऊपर में ससुराल वाले से पैसा लिया हुआ पैसा दिखाने के लिए हम लोग पूरे गांव को आमंत्रण करते हैं। अब तो श्राद्ध में भी रसगुल्ला, पेंतुआ और ललका उजड़ा क्या क्या चलता है। दही दूध बनता नहीं अपने यहाँ पे, लेकिन सुधा वाला पाउडर वाला दूध लेकर के हम लोग जो है बहाते रहते हैं। तो कहने का मतलब भोज भात से लेके बाहरी आडंबर से लेकर के दिखावे पे हमने इतना खर्चा पाल लिया है। क्या ये दहेज प्रथा के से ज्यादा डेंजरस नहीं है? ये उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है कि हम मजबूर हैं हमारे घर के पूंजी को लुटाने के लिए? किसी के ना किसी के सिर पे ये खर्चा तो आता ही है। और इतना बड़ा बड़ा खर्चा यदि करके हम शादी करेंगे तो दहेज प्रथा घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? क्या जरूरी है? तो सामूहिक विवाह हर एक गांव में, पंचायत के मुखियाओं से मेरा निवेदन है, सरपंच से मेरा निवेदन है, हर एक गांव में शादी करने के लिए एक डेट पे यदि 10 बेटी का शादी हो जाएगा तो 10 परिवार का खर्चा एक परिवार के खर्चे में काम चल जाएगा। इसीलिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिथिला का पूंजी लुटता चला जाएगा, हम बर्बाद होते चले जाएंगे। दहेज मुक्त मिथिला का ये आग्रह है। हम लोग सभी एक एक लोगों से आग्रह करते हैं, व्यवहारिक खर्चा करना चाहिए लेकिन सामूहिक विवाह को बढ़ावा दीजिए। 10 बेटी, 15 बेटी, 20 बेटी, सब जाति धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ करके एक ही टेंट के अंदर में एक ही पंडित जी के मंत्र से सभी का अलग अलग वेदी बने और सबका शादी हो जाए। उसमें कोई ना देखे कि कौन है डोम, कौन है हलखोर, कौन है चमार, कौन है बाभन, कौन है तिरपन, कौन है चौबन, 54, 55, 56, 57 सबको एक साथ बैठा दिया जाए और सबकी बेटियों का शादी, गांव भर के बेटियों का शादी एक दिन में यदि होगा तो 10 घर का खर्चा नहीं होगा, एक घर के खर्चा से काम चल जाएगा। ये भी जरूरी है। एक पाठक है नीरज झा। नीरज, आप कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं? लिख के बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? और मेरा दुलड़ुआ है नीरजवा, हाँ, मेरा दोस्त है नीरजवा, दोस्त है। हाँ हाँ, तो वो कुछ अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है। न रे। सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह एक बहुत ही उत्तम चीज है और आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। महिलाएं आगे आ रही हैं। कुछ लोगों ने कहा, आप भी कह रहे हैं कि इसको जाति गत बंधन से इसको आप दहेज मुक्त मिथिला, जाति मुक्त मिथिला भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। और जो हमारे पाठक जो दूसरे जाति दूसरे वर्ग से हैं उनसे भी निवेदन है कि इससे जुड़िए। इसी एक जाति और व्यक्ति का मोनोपोली नहीं है इसमें। आप जितना जुड़ेंगे उतना इसमें वैविध्य आएगा, सारे लोग आएंगे। दहेज मिथिला में एक वर्ग की समस्या नहीं है, सभी वर्गों की समस्या है और सभी मिलके अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो इनका भी हाथ संबल होगा। वंदना बहन जी अभी केवल ज्यादातर मैथिलानी जो मैथिल ब्राह्मण की महिलाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे तो चारों वर्ग, सभी वर्ग के महिलाओं के साथ जुड़ जाएंगी, ये और संबल बनेंगी, ये और दहाड़ सकेंगे अपने, क्या कहते हैं, प्रवीण नारायण चौधरी लोगों को बता सकेंगे कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको स्वर मिलेगा, इनको आवाज देंगे आप। तो इस तरह की बात है और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देखिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपको अगड़े जाति के लोग ज्यादा मिलेंगे। रियल प्लेटफॉर्म पे हमेशा पिछड़े वर्ग के ज्यादा लोग आते हैं साथ, हमेशा दलित समुदाय के लोग साथ आते हैं, अगड़े लोग नहीं आते हैं। उनकी टेढ़ी होती है उस टाइम पे, आपको नहीं मिलेंगे कोई। आप ग्राउंड पे जाएंगे ना, दहेज मुक्त देंगे, आपको एक अगड़ा व्यक्ति आपको साथ देने नहीं आएगा। मेरा चुनौती है, आप जाइए धरातल पर। हम तो काम करके देखे हैं ना 10 वर्ष, हम गए हैं, हम गांव गांव की यात्रा किए हुए हैं। हम मिथिला राज्य निर्माण यात्रा में भी कितना जिला घूमे, उसमें भी ये सब्जेक्ट को रखे। उसके बाद आपको सौराठ सभा में भी गए, उसमें भी ये सब्जेक्ट को रखे। उसके बाद ग्रामीण जागरण यात्रा हमेशा दुर्गा पूजा में 10 ठो 20 ठो गांव एक साथ घूमते हैं, उसमें भी गांव गांव जाकर के ये बात रखे। लेकिन केवल पिछड़ा, दलित, जो गरीब है,
जो निमुखा है, जो सर्वहारा आप जिसे कहते हैं, वो है रियल ग्राउंड पे आपको साथ देने वाले, उनको चाहिए आपका साथ। अगले लोग आपको वहां पे साथ नहीं देने आते हैं। ये तो क्या है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मोबाइल और एंड्रॉइड का सेट किसके पास में है, कौन चलाएगा? इसीलिए ये चक्कर, ये दिमाग से आप लोग वहां निकाल दीजिए कि वंदना जी के साथ में केवल अगड़े जाति की महिलाएं हैं। वंदना जी, वसुंधरा जी जैसी महिलाएं जहां भी काम करती हैं, वहां पे सभी लोग साथ में है। आपने अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का थोड़ा भी झांकी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कम से कम 5,000 महिलाएं थी। 5,000 महिलाएं सभी जाति वर्ग समुदाय की थी। तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, दहेज मुक्ति की असल जरूरत जिनके पास पैसा नहीं है, जो अर्थविहीन है, जो कम साधन में अपना काम चलाना चाहते हैं, उनको आवश्यकता है। जो पैसे वाले हैं वो अपना काम चला लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको ले दे करके वो शॉर्टकट रास्ता निकलना चाहते हैं भाई साहब, वो कभी दहेज मुक्त नहीं करेंगे, वो हमेशा दहेज युक्त में जाएंगे। अच्छा, नीरज थोड़ा देर से आए हैं, लेकिन नीरज का कहना है संपत्ति में आधा अधिकार बेटियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, जिससे दहेज स्वतः समाप्त होने लगेगा। आज कौन का नहीं दे रहा है? दहेज कौन नहीं दे रहा है? नीरज से मेरा प्रदर्शन के अलावा और क्या है? नीरज से मेरा सीधा सवाल है कि ये ना तो कानून में रोक है, ना ही व्यवहार में रोक है, ना ही समाज में रोक है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयां है, उसको समझें। लोग बेटी का कन्यादान करते समय में बेटी को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उनकी गृहस्थी कैसे बसेगी, किस तरह का परिवार में जाएगी, उसको क्या समस्या होगा, ये सारा चीज शादी के समय पे सोचते हैं और अपने बेहतरीन, अपना लेवल बेस्ड वो अपनी बेटियों के लिए देते हैं। कोई ऐसा चोर और क्या नाम बोलते हैं उसको, कंजूस, कंजर, ऐसा कोई कंजूस, कंजर, चोर नहीं होगा जो अपने बेटियों का हक अपने चोरी करेगा। हाँ, तब रही बात संपत्ति में आधा आधा बंटवारे की, तो आप, मैंने पहले भी कह दिया था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप अपनी बेटियों का संपत्ति बांटेंगे, फिर वो बेटी जिस ससुराल में जाएगी उसका पति का जो बहन होगी उसको बांटेगा। अब बेटा और बेटी दोनों का परिवार संपत्ति बंटवारा का जो जंजाल है वो कितना बड़ा हो जाएगा और उसको निर्वाह कैसे कर पाएंगे। यही तकनीकी कठिनाई के कारण से वो चीज संभव नहीं हो पाता है। अच्छा, एक आप दोनों से एक प्रश्न मेरा और है कि मेरे पास का, हम तो सोशल साइंस के लोग हैं तो कुछ कुछ केस स्टडीज आते हैं, तो अभी एक दो केस स्टडीज आए कि कुछ औरतें विधवा हो गई, लाचार हो गई, या कभी किसी का पति बीमार पड़ गया, बिल्कुल पैसेहीन हो गई, और माँ बाप पैसे वाले हैं फिर भी उसको मदद नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के लोगों ने कभी आपको अप्रोच किया है? ऐसा तो हमको अभी तक कोई अप्रोच नहीं हुआ है। किसी का माँ बाप किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, माँ बाप सक्षम है, बेटी रोड पे है, ऐसा तो हमको कभी नहीं ऐसा हुआ है। अगर माँ बाप सक्षम नहीं भी होगा तो हमको नहीं लगता है कि वो लोग भीख मांग के भी अपनी बेटी का मदद करना चाहेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर आए हैं जो गरीब बाप की बेटी हैं, जिनके पिताजी दिल्ली के झुग्गी में रहते हैं, उनका नौकरी करके कैसे कैसे अपना परिवार चला रहे हैं, उनकी बेटियों को उन्होंने अपने हिसाब से शादी भी कर दिया। लुधियाना में उनका पति रह रहा है और वहां पे उन्होंने उस गरीब की बेटी को बहुत ज्यादा सताया, दहेज के लिए उत्पीड़न दिया और लास्ट में उसको बच्चा सहित घर से बाहर कर दिया। और वो अभी चाय दुकान चलाती है, सिलाई कढ़ाई कर लेती है, और उसका पति कितना जालिम है कि अपना पता तक छुपा लिया है। और समाज के लोगों को भी हम लोग अप्रोच करके उसको कंप्रोमाइज करने के लिए बोले तो समाज के लोग भी ऐसे बेटियों को सहायता करने से हिचकते हैं। ऐसा केस हम लोग के पास में आया है। तो लास्ट में हम लोग भी हार करके या तो महिला आयोग को लिखते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री को लिखते हैं, या लास्ट में देखते हैं कि बेटी को सबसे पहले शिक्षा दो, ये अपने पैर पे कैसे खड़ा हो पाएगी।
हमें ऐसे ही ऐसा एक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, संजोग से मेरा मुंह से निकल भी गया, लुधियाना और दिल्ली, ये दो का बीच के बात है। उस बेटी को मैंने एक ही बात लास्ट में कहा था, हाथ जोड़ कि तोरा लेल हम आर किछ ने क्या सकलियो, तू अपना आपके जे छै से बेटा केना जिए में, केना आगू बढ़े में, अपना पैर पर केना ठाड़ में से कर। हम यही ठोक कर पाए थे उसके लिए भाई साहब। लेकिन किसी का पिता माता सबल है और उनकी बच्चियों को परेशानी है, ऐसा केस अभी तक नहीं आया मेरे पास। अगर इस तरह का केस आया तो आप उनको मदद करेंगे लोगों से मिलकर? मदद ही करेंगे, 2 दिन के अंदर में उनके हो जाएंगे मदद देने के लिए अपनी बेटी को। 2 दिन का टाइम, मात्र 48 घंटा में मदद ही करेंगे। हम लोग पास तो सूत्र सब है, आप भेजिए ना ऐसा ऐसा केस, हम लोग तो सूत्र रखे हुए हैं। ऐसे जलील पिता को कैसे लाइन पे लाना चाहिए, ऐसे माता पिता को। एक लड़की को हम लोगों ने प्रताड़ित की, उसको तलाक भी दिलवाया, वो लड़का ना तलाक दे रहा था ना उसको रख रहा था, तलाक भी दिलवाया है और अब उसकी दूसरी शादी भी करवा रहे हैं हम लोग उस लड़की की। बहुत बढ़िया। ये आपको मैं बताऊं, म्यूचुअल डायलॉग से और लोक समाज से समाधान सब निकलता है भाई साहब। मैंने जब ये निर्णय लिया कि आप लोगों को बुलाऊंगा तो मैं सोच रहा था कि इसको लोग किस नजरिए से देखेंगे, लेकिन अब मुझे लगा कि यह भी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आप लोगों ने आके हमें बहुत कुछ बताया। बहुत चीज ऐसे थे आपके बारे में जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी और आपने तो सबसे पहले मेरी अज्ञानता को दूर किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और थैंकफुल हूँ आपके प्रति। और ये हमारा शुरुआत है, हो सकता है 1-2 महीने के बाद हम फिर आपसे कुछ बात करेंगे और हम कुछ खट्टे-मीठे प्रश्न पूछते रहेंगे। इतना ज़रूर है कि मिथिला साक्षर हो रहा है, इतना ज़रूर है कि मिथिला सक्षम हो रहा है, इतना ज़रूर है कि हमारी महिलाएँ, हमारी बेटियाँ आगे आ रही है, इतना ज़रूर है कि अब लड़कियाँ इस अवस्था में आ रही हैं कि लड़कों को रिजेक्ट कर दें और हमारे पास भी ऐसे-ऐसे आते रहते हैं कि लड़के हैं लेकिन उनके लायक लड़कियाँ नहीं मिलती है, क्योंकि लड़कियों को उनके हिसाब से लड़के चाहिए, जो लड़कियाँ पढ़ी हैं। यूएसपी ये है इसका कि भी समाधान भाई साहब इसका भी समाधान हम लोगों ने खोजा है। अभी हम प्रवासी हो गए हैं, अभी हम लोग अपने मूल गांव से दूर दूर के क्षेत्रों में नए बसिंदा बन गए हैं। ऐसे में गताते कुटमैती, घर देखी, सभागाछी, जो सबसे विलक्षण पद्धति ब्राह्मणों की है, वो लोग भी बहुत समस्या में हैं। उनको जोड़ी मिलाने का जो है सो अभी संभावना बहुत कम हो गया है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि दहेज मुक्त शादी के हिसाब से ज्यादा वैवाहिक परिचय आप रखें और जो उस प्रस्ताव में रुचि ले वो उनके नंबर पे सीधा संपर्क करें, अपना प्रस्ताव भेजें और ग्रुप के ऊपर में ज्यादा बहस ना करें। ग्रुप के ऊपर में ज्यादा बहस करके या हमको लिख करके कि भाई साहब थोड़ा देख दीजिए, अरे हम मैच मेकर नहीं है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू डू दिस जॉब। हम नहीं कर सकते हैं, आई एम इन सो मेनी प्रेशर, हम नहीं ये काम कर सकते। आप लोगों के लिए एक मौका निकाल के दे दिया है मंच के ऊपर में आप अपनी प्रस्ताव रखें, उस प्रस्ताव के विरुद्ध दूसरा प्रस्ताव आएगा, आपस में वार्ता करें, आपस में विचार आगे बढ़ाएं, चाहे जिस तरह से भी हो। इसका भी समाधान हम लोग हो जाए। और वैवाहिक परिचय सभा, हर एक जगह पे वैवाहिक परिचय सभा का आयोजन किया जाए। अभी विराटनगर में हम लोगों ने एक दिन इसका परीक्षण किया, यहाँ पे अपन ब्राह्मण समाज के साथ मिल करके यहाँ पर एक हम लोगों ने वैवाहिक परिचय सभा का आयोजन किया कि विवाह योग्य वर और कन्या दोनों के अभिभावक आवे, अपने अपनी परिचय लेकर के और वहां पे क्रॉस टैली करें, डेटा डेवलप करें, हर एक जगह पे एक डेटा बने तो पता चले कि कितने सारे लोग विवाह के लायक रेडी हैं। और मैं ये भी कहता में
कि तक अपने पैर पे मत खड़ा हो, कोई भी बेटा या बेटी जब तक अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाए, अपनी औकात को विकसित ना कर ले, प्लीज शादी ना करे। बहुत बढ़िया। इनको कहना है सही। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि आपको हमारे फोक ब्रेन में आना अच्छा लगा होगा। और जैसा मैंने कहा, बहुत यह अच्छा लगा, शुरुआत बहुत है अच्छा लगा भाई साहब। और यह शुरुआत है। हम मैथिली की जो समस्याएं हैं, संस्कृति के जो तत्व हैं, उसके जो पावरफुल पोजीशंस हैं, पोजिशनिंग्स हैं, उस पे बात करते रहेंगे। एक लाइन मैथिली में बोलना चाहता हूँ, अहाँ सबके जिनका आपसे मेरा खराब एक लागल। निवेदन है, एक निवेदन है, जी एक निवेदन जी, है बोलिए। कि मैं आपको कुछ अपने अभियान का कुछ स्वरूप आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, शेयर स्क्रीन जी करके, वो जरा जी, प्लीज कीजिए। गौर करें। जी जी, कीजिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं, अभी शायद आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में। नहीं, अभी नहीं आया, आ जाएगा थोड़ा देर में। दहेज, ये स्क्रीन नहीं आया? नहीं आया है। अच्छा, एक मिनट, अभी आया भाई साहब? हम्म, अभी आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा कंफर्म करें। नहीं आ रहा है। स्क्रीन आ रहा होगा। कुछ हमने कुछ फोटोज दिखा रहे हैं, को मिल रहा। नहीं आ रहा है। मुकेश जरा देखो इनको। शेयर, शेयर में की जाइए एक बार। हाँ अभी आ रहा है शेयर। अभी आप लोग शेयर देख पा रहे हैं? नहीं, हाँ हाँ, दूसरे जगह हो रहा है। रुकिए 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 रुकिए। स्ट्रीम में अब बंद, एक जगह रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। एड टू स्ट्रीम में करना। तभी तो हो रहा हाँ, था अब आ रहा ट्रायल है। करते समय में। मैं आपको अब आ रहा है। अब आ रहा है, फिर से दिखाइए। अब आ रहा है। आप देख रहे हैं? जी ये जी, देख देखिए रहा हूँ। दहेज मुक्त मिथिला का जो मैं, ये दहेज मुक्त मिथिला का 2014 में हम लोग एक स्मारिका का विमोचन किए थे। जी इस स्मारिका में भारत और नेपाल के मिथिला वासियों जिन्होंने अपनी रुचि दिखाया, अपनी सहमति दी कि मैं अपने बच्चे बच्ची का शादी दहेज मुक्त करूंगा, उन लोगों का नाम पता हम लोगों ने, और ये सिलसिला हमें निरंतर चलाना था, लेकिन किसी न किसी कारण से हम पूरा नहीं कर पाए। अभी इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि हमारी संगठन, हम लोग आपस में स्वयं सेवा की सिलसिला को और आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा काम संभव है। ये आप देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं चले चलो सौराठ, ये भी एक मुहिम था जिसकी शुरुआत हमने 2011-12 में करी थी। सौराठ बहुत बड़ा धरोहर है, भले किसी एक जाति का ही हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धरोहर है। इसको हम लोग निरंतरता में लाना चाहते थे। तो ऐसे ऐसे अभियान भी अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे में इस टाइप का जो है पोस्टर लगा के सौराठ का ब्रांडिंग करना, और सौराठ हर एक शहर में बने, हर जगह पे शादी के लिए एक परिचय सभा बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमने ये अभियान चलाया था। उसके बाद आप ये देख रहे हैं हमारे अभी स्क्रीन पे, आरके दीपक जी मैराथन रनर हैं। इन्होंने अपने लीडरशिप में कम से कम 50-60 युवाओं को दौड़ने की ट्रेनिंग दी और दौड़ करके सोशल कॉज दहेज मुक्त मिथिला के ऊपर में लोगों में अवेयरनेस फैलाया।
और इसमें मुरारी मोहन झा जो दरभंगा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, इनके जैसे बड़े बड़े समाज सेवियों ने आगे बढ़ करके हमें सहयोग किया, हमारे अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करी। इसमें डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी दिख रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र नारायण राम दिख रहे हैं और जीव नारायण मिश्र जी दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे संरक्षकों के संरक्षण में ये अभियान हमेशा से आगे बढ़ता आ रहा है। आप लोग भी इस अभियान को अपने अपने जगह पर शुरुआत करने में सहयोग करें। इसी तरह से ये हम लोगों का एक बैनर पोस्टर है जो हमने अपील करा था कि गांव गांव में दुर्गा पूजा के टाइम पे छोटा छोटा पोस्टर बना करके अपने गांव के समिति का नाम लिख करके आप अपने गांव के मुख्य चौक चौराहे पे लगवा दें। ये भी उसी तरह का चीज है जो आप बनवावें और अपने गांव में लगवा दें। इससे क्या होता है, लोगों का ध्यान जाता है और लोगों में जागरूकता बढ़ती है। इसी तरह ये आप देखिए जो डॉक्टर चौधरी बैजू जो हैं, उन्होंने हम लोगों की स्मारिका 2014 में रिलीज करी थी। सौराठ सभा गाछी का दृश्य है ये प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा अन्वेषक जी मुंबई से आए थे और मुंबई में दहेज मुक्त मिथिला काफी सक्रियता पूर्वक काम कर रही थी, लेकिन आंतरिक राजनीति और गुटबाजी में फंस करके इस अभियान को आप लोगों ने ठमका दिया। हम कहेंगे जानकी जी को स्मरण कीजिए और ईमानदारिता से इसे फिर से बढ़ाइए। ये सारी दृश्य वहीं की है और ये अभियान ये देखिए हम लोग मीडिया में भी किस तरह से प्रमुख पृष्ठ के ऊपर में नेपाली भाषा में है मिथिला मा दाइजो विरुद्ध निगरानी। ये निगरानी समिति का जब आज से 4 साल 5 साल पहले हम लोगों ने कंसेप्ट लाया, उस टाइम पे ये चीज हम लोगों ने चाहा था गांव गांव में हर एक पंचायत में लोग जो है इस तरह से एक निगरानी समिति बनाए जिसमें हर जाति हर समुदाय के कुछ लोगों को जोड़ें, महिला पुरुष सभी को जोड़ें और गांव गांव में होने वाली शादियां उनका रिकॉर्ड रखें और साल के अंत में जिन्होंने दहेज मुक्त शादी करी उन्हें सम्मान दें। ये हम लोग अपील करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके लिए पैसा भेजो, हमारे पास खुद के पैसे नहीं तो हम कहां पे भेजें, और ना हम लोग सरकार के पैसे आज तक मांगते नहीं है, मांगे भी नहीं है, मांगेंगे भी नहीं। फंड के हिसाब से हम लोग काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए अपने अपने गांव स्तर पर अपने अपने जेब से कोई 50 कोई 51 या 151 रुपया सदस्यता है उस तरह से दे करके अपना खाता अपने संचालन करें और आगे बढ़ें, स्वयं सेवा जिसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग दहेज मुक्त शादी जब होता है और हमारे संस्था के पदाधिकारी को पता चलता है तो उस शादी में जाकर के सम्मान पत्र दे करके उन्हें सम्मानित करते हैं। इसके साथ ही बड़े बड़े ब्रांड ओनर जो भी हैं उन ब्रांड ओनर के प्रायोजन में हम लोग मैथिल स्रष्टा सम्मान समारोह जो भाषा की सेवा करते हैं, कला की सेवा करते हैं, जो भी करते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं। इसमें एशियन थाई फूड्स जहां पे मैं काम करता हूं उस कंपनी की बहुत बड़ी योगदान है हमारे कार्यक्रम को करने में। फ्लैक्स बैनर से लेकर के थोड़ा बहुत जो भी हो जाता है वस्तुगत सहयोग हमें मिल जाता है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लोग अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं और उसे एक्सीडेंट दिखाते हैं, लेकिन असल में रहता है वो दहेज हत्या। तो यदि हम संगठित रहेंगे, दरभंगा में हम संगठित थे तो संगठन ने बहुत अच्छा काम किया था। रंजना झा हत्याकांड में हम लोगों ने समाज से, प्रशासन से, न्यायपालिका से उन्हें न्याय दिलाने की भरपूर चेष्टा की थी। इसी तरह हमारे भी कुछ योगदान बनते हैं समाज में तो हमें भी बुला करके लोग सम्मानित करते हैं। इसके लिए मैं अभी भी आभार प्रकट करता हूं। और मैराथन रनर आर.के. दीपक को आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय टी.पी. निराला जी के स्मृति दिवस पर आज लगभग 2017-18 2 साल लगातार करीब 4 ठो बड़ी बड़ी दौड़ करे थे जिसमें हजारों की संख्या में हमने जन जागरण किया था। मीडिया में भी हमारी बातें आई थी। ये है हमारा सम्मान पत्र। ये सम्मान पत्र नीलम कैसेट्स के जो मालिक हैं कृष्ण चौधरी, उन्हें हमने मैथिली भाषा को आज कितने दशकों से भाषा की पुरानी गीतों का संरक्षण करने के लिए उन्हें सम्मान किया था।
क्योंकि भाषिक और ऐतिहासिक पुरातात्विक जो धरोहरें हों, वो सारी धरोहरों का रक्षा करना हमारी संस्था का एक जिम्मेदारी है, और वो सारा काम हम लोग स्वयं सेवा से करते हैं। संजोग से मैं और कुणाल जी उस टाइम पे दिल्ली में था, किसलय कृष्ण जी ने बहुत सहयोग किया इस अभियान को हमेशा आगे ले जाने में, उन्हीं के संयोजन में वो कार्यक्रम हुआ था। इसी तरह से कई ऐसे हमारे अभियान जो है आप देख सकते हैं, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। ये मधुबनी से शुरू हुआ अभियान ना ग्लोबल, ये हिंदुस्तान का अखबार का मुख्य पृष्ठ पे छपा था कभी, तो ये इस मुहिम का लोकप्रियता था। और आप देखिए ये चित्र जानकी नवमी का आयोजन हम लोगों ने सौराठ सभा रांची में किया था, 2012 का तस्वीर है। इसी तरह से मिथिला नेपाल में पुरातात्विक खोज पर परिचर्चा गोष्ठी, अंतरराष्ट्रीय मैथिल सामाजिक अभियंता सम्मेलन, इस टाइप के हमने अभी तक 4-5 कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर चुके हैं। और इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं, शादी के मंच पे, शादी के स्टॉल में जाकर के सारे बारातियों और सरातियों के सामने में दहेज मुक्त विवाह के लिए लोगों को सम्मान पत्र दे करके सम्मानित करना और लोगों को आगे बढ़ाना, ये हम लोग का एक वर्किंग स्टाइल है अपना। और उन्हें सम्मान पत्र पढ़ करके सुनाना, लोगों को एक प्रेरणा देना, ये सारा वही तस्वीर है। आप देख सकते हैं जहां जहां हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये काम किया जाए, उस तरह से करते हैं। ये अच्छे अच्छे ब्रांड हमारे साथ जुड़ते हैं, जो आपने देखा था अभी, ये देखिए रमपम के साथ में और भी कई सारे ब्रांड्स जिनका नीचे में सहयोगी के रूप में हमने लाया, वो लोग हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, हमारे अभियान में साथ देते हैं। इस तरह से हम लोग का अभियान चलता है। ये मधुबनी के डीएम हैं जो हमारे रनर को वेलकम किए थे, साहित्यकार अजीत आजाद जी भी हैं और धावक लोग भी हैं। ये मधुबनी के बाटिका होटल में आयोजित समापन समारोह का है मैराथन, धर्मेंद्र झा जी के संयोजन में उच्चैठ से मधुबनी का समापन समारोह में बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेताओं को साथ लेकर के उन लोगों को भी हमने अपनी मुद्दा से अवगत कराया था। और बहुत फॉर्चुनेट है हमारा ये अभियान, जो कुछ ही दिनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको अपनाया और अपना करके उन्होंने पूरे बिहार में दहेजबंदी का कानून भी लाया। उनका आभारी हैं हम। ये मधुबनी का है। तो इस तरह से हम लोगों से जितना बन पड़ता है, दहेज मुक्त मिथिला, स्वेच्छाचारिता, सुंदर जोड़ी, सुमधुर संबंध, आध्यात्मिक तौर पे ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैथिल सामाजिक अभियंता सम्मेलन, जिसमें हमने पुरातात्विक विषयों पर चर्चा करी थी। भारत और नेपाल के कई गणमान्य व्यक्तित्व इस चर्चा में सहभागी हुए थे। 2 दिन का कार्यक्रम था ये, 2016 में 14 और 15 मई को आयोजित किया गया था। और अभी भावना मिश्र जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी सक्रियता से लेखनी की धार प्रतियोगिता चला रही हैं, और जो समूह पे सक्रिय सदस्य लोग हैं उन लोगों ने अपने अपने तरफ से बहुत बढ़िया मैथिली भाषा में साहित्यिक सृजन कर्म कर रही हैं। और काफी अच्छा माहौल है, साहित्य से लेकर कला से लेकर हर तरफ। ये देखिए, ये एक डॉक्टर कपल हैं और इन्होंने दहेज मुक्त शादी करी थी। कुछ कल परसों ये लाइव आकर के अपनी विशेषज्ञता से ग्रुप के सदस्यों को लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे ही बड़े बड़े वकील, पल्लवी जी दिल्ली से, सुष्मिता जी पटना से, वो लोग भी आकर के समय समय पर अच्छा राय मशवरा देती रहती हैं। और ग्रुप के समूह के सदस्य भी। और अंत में महाकाल का दर्शन कीजिए, सब कुछ इन्हीं की कृपा से होता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि दहेज मुक्त मिथिला जो अभियान है, ये आप सबों का अभियान है। इस अभियान में कोई बहुत बड़ा तीर है, फन्ने खां है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपका है और आप जहां वहीं पे मिथिला का एक बोर्ड रहना चाहिए, एक कमेटी होना चाहिए। और उद्देश्य को कैसे हम लोग हासिल करेंगे, सदस्य परिवार को कैसे लाभ देंगे, इसके ऊपर में आप लोग काम करें। फोक ब्रेन के मंच से यही हम लोग दोनों आदमी के तरफ से, हमारे दोनों के तरफ से आप लोगों से सादर अनुरोध है। बस यही बात अंतिम में रखना था। लोग भी दहेज मुक्त मिथिला से जो नहीं जुड़े हैं
जुड़िए और जो जुड़े हुए हैं अपने जान पहचान वालों को भी जोड़िए और इस अभियान को सफल बनाने में आप सबका साथ बहुत जरूरी है और इस मुहिम को हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग मिलकर आगे बढ़ाएं और दहेज मुक्त मिथिला बनाएं। धन्यवाद कैलाश कुमार भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर आकर और 2 शब्द बोलने का मौका दिया। भाई जी कुछ बोलेंगे? यही कि मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत जानकारी हुई और हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन दर्शकों को लगेगा कि हमारी में जो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ गलत तत्व आ गए थे, वो जो हमारे शरीर में एक घाव हो जाता है, एक घाव की तरह जो ये दहेज प्रथा है, उस कोढ़ को हम हटाना चाह रहे हैं और उस कोढ़ को हटाने के क्रम में हम कुछ अच्छे-अच्छे काम भी कर रहे हैं। केवल वो दहेज मुक्ति नहीं है, उसके अलावे महिलाओं में हम सांस्कृतिक जागरण कर रहे हैं, शिक्षा का जागरण कर रहे हैं, उनमें हर तरह का विकास कर रहे हैं, उनको घर की चारदीवारियों से बाहर ला रहे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में आगे ला रहे हैं और उनको हर एक चीज़ में हम अग्रसर बना रहे हैं और जिससे हम आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत। अभी फोक ब्रेन में बहुत हम सारे ऐसा साथी करते हैं हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में। एक बात और जानकारी करा दे, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोल दीजिए थोड़ा। हाँ, हमारी जो व्हाट्सएप दहेज मुक्त मिथिला के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, रांची, बोकारो, पटना और यहाँ पे जनकपुर, राजविराज और विराटनगर, काठमांडू, विराटनगर जहां पे भी, अन्य अन्य जहां जगहों नहीं पे है है। वहां पर भी लोग आगे आकर के खुद बनाए समूह, हाँ। लोग जुड़े आपस में और शादी जैसा गंभीर समस्या का समाधान निकालें। ये बहुत बड़ा समस्या होने वाला, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। आपके बच्चों की शादियां सही जगह पे नहीं समय पर करेंगे तो उनमें डाइवर्सन आएगा, उनमें करप्शन आएगा, वो अपने कल्चर से निकल करके दूसरे कल्चर की तरफ चले जाएंगे। और मैं बता दूं, जो आदमी अपनी भाषा भूल जाता है उससे उसकी संस्कृति भूली जाती है और फिर वो लौट कर मिथिला में आता है, सॉरी बाय 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 हो जाता है वो। तो इसीलिए भाषा मत भूलना। भाषा जो भूला वो भूला के चला गया। कोई अमेरिका होगा, कोई जापान में होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन मिथिला वापस नहीं आएगा। घर के ऊपर में पिपड़क गाछ, बड़क गाछ, यही सब मिलता है। तो अपने डी पर गिदर मत भुगवाना, अपना भाषा याद रखना। जय मिथिला, जय जानकी, ये नारा है हम लोग का। जी भाई जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके और हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। हम बहुत सारे कमेंट सभी देखे, बाद में देखेंगे, उसका जवाब देंगे। आप सभी से निवेदन है कि दहेज मुक्त मिथिला के सारे कार्यक्रम से जुड़े, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, उनके क्रियाकलाप में जुड़े। केवल दहेज मुक्त मिथिला ही नहीं, जो विधवाएँ हैं, जो विधुर हैं, जो निराश्रित हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको किसी तरह की दिक्कत है, उनके समाधान में भी आप इनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम संघे शक्ति, कि हम एक साथ हो जाएँ और शक्ति के रूप में उसको संचालित करें, तो समाज जो है सही दिशा पे चलेगा। पुनः आप दोनों को बहुत धन्यवाद। हम फोक ब्रेन में रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। कल का कार्यक्रम जो है वो गांधी पर है कि विदेश में गांधी और उसमें 3 फोर्स है। एक तो पुलिस की है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जो एडीजी हैं, वो आएँगी। एक हमारा दोस्त है जो हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था, वो कुकी ट्राइब है और वो बहुत ही कुपित रहता था, बहुत गुस्सैल था और जब वो लंदन गया तो लंदन में वो पूरा गांधीवादी हो गया, वेजिटेरियन हो गया, वो पीस की बात करता है, वो गांधी की बात करता है। और तीसरी जो है, वो ज्योति चौधरी है, जो जो एक डॉक्टर की पत्नी है और गांधीवादी है और वो बांग्लादेश में भी जाके काम करती है। बांग्लादेश के कुछ मुसलमान बुनकर हैं, जो वेजिटेरियन हैं और गांधी की राह पे चलते हैं और वो बुनकरी का काम करते हैं, सत्य अहिंसा का पालन करते हैं। उस पे हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को जिनको इच्छा हो उसमें आएँगे। आप दोनों को पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपने आकर के हमारे फोक ब्रेन के का जो माला है, उसमें एक खूबसूरत फूल जो सुगंधित है, डाल दिया है। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू और आप दोनों हमसे छोटे हैं, इसलिए आशीर्वाद।
हाँ,